अध्याय 801। अगले 2 दिनों के अवकाश में अर्जुन ने अपनी लगभग सारी ऊर्जा अपनी इच्छा को समर्पित कर दी। चाहे चलना हो, खाना हो, पानी पीना हो या सोना हो, वो लगातार अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को इस भावना से परिचित करा रहा था। कभी कभी जब वह सो रहा होता था तो कुछ किताबें, मेजें और कुर्सियां बिना किसी स्पष्ट कारण के हवा में ऊपर उठ जाती थीं। दूर से वस्तुएं प्राप्त करना कोई अच्छा तरीका नहीं था, तथा खराब मौसम में भी यह आसानी से किया जा सकता था। यह क्या है? कोई चाल? जियो जुन ने उत्सुकता से अर्जुन को देखा। खाने की मेज पर वे चारों खाना खा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और अपने कटोरे और चॉपस्टिक्स को जबरदस्ती से देखा। चॉपस्टिक्स का जोड़ा हवा में अजीब तरह से तैर रहा था। मांस का एक टुकड़ा उठाकर उसे अर्जुन के मुंह में डाल दिया। दूसरी ओर अर्जुन बेहद गंभीर था, उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसने सावधानी से अपना मुंह खोला और चॉपस्टिक्स ने अपने आप ही मांस उसके मुंह में डाल दिया। पापा, जियाओ जून ने जम्हाई ली और चॉपस्टिक्स को दूर पटक दिया। वह हंसा और बोला, क्या बकवास है? एक निवाला खाने में ही तुम्हारा इतना दम घुट रहा है। आहा आहा। अर्जुन ने जियाओ जून को बाहर निकाल दिया और कहा, तुम अपना सिर जानते हो? क्या यही अर्थ है? फेंग जुवान ने कहा, तुम्हें पता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। फेंग जुवान ने कहा, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका अभ्यास करते हैं। इस तरह के कौशल के साथ किसी का साधना स्तर बहुत पहले ही बढ़ गया होता। हाँ, अभ्यास करना सचमुच कठिन है। अर्जुन ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। युआन मिंग ने कहा, तुम यह अभ्यास क्यों कर रहे हो? जब तुम सफल हो जाओगे तो यू डोंगहाई लगभग भाग्य के दायरे में पहुंच जाएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जुवान ने विचार करते हुए कहा, जब तक जियांगनान को अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके पास अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने का एक और तरीका है। वास्तव में यही मुख्य कारण था कि अर्जुन अंतर्दृष्टि तकनीक की साधना करने के लिए तैयार था। उसे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए एकांतवास में जाने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक उसे दिव्य बिजली मिल जाती, वह स्वाभाविक रूप से अपनी साधना का स्तर बढ़ा पाता। आओ, मुझे मुक्का मारो, अर्जुन ने युआन मिंग से कहा। युआन मिंग ने अर्जुन के चेहरे पर अपनी मुट्ठी लहराई। युआन मिंग की अभिव्यक्ति बदल गई। लगता है मेरी मुट्ठी को किसी चीज ने धक्का दिया है। पेंग! अर्जुन उछल पड़ा और जमीन पर कई बार लुढ़का। वह उठा और अपने कंधे रगड़ने लगा। क्या बात है, असल में यही तो असर है। क्या आपने स्टार गेजिंग सिटी में रहते हुए इरादे का इस्तेमाल नहीं किया था? ये काफी प्रभावशाली लगता है। अब आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? युआन मिंग ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने कहा, यह मेरा इरादा नहीं है। यह एक मार्शल कौशल से उधार लिया गया ड्रैगन इरादा है। उस चीज का इस्तेमाल केवल सबसे सरल प्रभाव और विस्फोट के लिए किया जा सकता है। इसे किसी के दिल में स्वतंत्र रूप से जारी नहीं किया जा सकता है। ड्रैगन विल को छोड़ने की लागत बहुत ज्यादा थी और इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। अगर युद्ध में उसके पास समय और ऊर्जा होती तो अर्जुन दुश्मन से निपटने के लिए और भी ज्यादा शक्तिशाली ड्रैगन स्पिरिट स्लैश का इस्तेमाल कर सकता था। वह ऐसा नहीं चाहता था। वह चाहता था कि उसकी इच्छाशक्ति युद्ध में पूरी तरह से सहयोग करे और विशेष रूप से हमला न करे। ये कुछ ऐसा था जो ड्रैगन इच्छाशक्ति बिल्कुल नहीं कर सकती थी। ठीक है, चलने का समय हो गया है। सब लोग तैयार हो जाओ। चलो, जुवान किंगजू ने सबको इकट्ठा किया। सभी लोग गहन आकाश संप्रदाय के उड़ते जहाज पर चढ़ गए और विस्मृति सागर की ओर चल पड़े। नाव पर सभी को लगभग 1 महीने तक बोरियत से रहना पड़ा। ये दिन बहुत उबाऊ थे। अर्जुन को युआन मिंग और शियाओ जून को सूर्य देव तकनीक सिखाने का अवसर मिला। अब सूर्य देव तकनीक को सीखने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन इसका अभ्यास न करने से बेहतर है कि इसका अभ्यास किया जाए। दरअसल युआन मिंग के लिए 9 शुद्धताओं वाला ब्रह्मांड कौशल ज्यादा उपयुक्त था। यह उसके प्रज्वलन इस्पात रूप को जागृत रख सकता था। हालांकि इस तरह की तकनीक को केवल मंत्रों से विकसित नहीं किया जा सकता था। इसे 9 शुद्धताओं वाली गोली के साथ मिलाना जरूरी था। अर्जुन बिना अनुमति के स्वर्गीय दाव वृद्ध की तकनीक दूसरों को सिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वाह, ये युवा गुरु सूर्य की शक्ति का भी उपयोग कर सकता है। जियाओ जून उत्साह से चिल्लाया, जब हम वापस आएंगे तो मैं सूर्य की शक्ति का उपयोग करके स्वर्ग को हिला देने वाले गहन संप्रदाय के उन बदसूरत पुरुषों से संभोग करूंगा। चुप रहो, तुम मेरा ध्यान भटका रहे हो। युआन मिंग पालथी मारकर बैठ गया और गुस्से से डांटने लगा। बड़े बेवकूफ,
जियाओ जून ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, क्या तुम अभी तक सफल नहीं हुए? ऐसा लगता है जैसे तुमने इसका अभ्यास किया है। युआन मिंग ने गुस्से से कहा। देखो, जियाओ जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, उस सूरज को बुझा दो। प्रकाश की एक पतली, मुलायम किरण नीचे चमकी, जिसने जियाओ जून को घेर लिया। अर्जुन के चेहरे के भाव बदल गए। तुमने इसे इतनी जल्दी सीख लिया, एक दिन से भी कम समय में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सूर्य देव तकनीक में इतने प्रतिभाशाली होगे। इसके अलावा इसे सूर्य की तपन को बुझाना नहीं कहा जाता, इसे चमक कहा जाता है। तुम्हें कितना समय लगा? जियो जुन ने उत्साह से अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने कहा, शायद एक दिन का समय है। बीच में कुछ हुआ होगा। मैं आधे राक्षसों का शिकार करने गया था। सच कहूं तो यह एक दिन से भी कम समय का समय होना चाहिए। भाड़ में जाओ। जियो जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, मुझे लगा कि मैं तुमसे आगे निकल गया हूं। मेरे पास बिजली की मेरिडियन प्रतिभा है। बेशक, मैं बहुत तेजी से साधना कर सकती हूँ। अर्जुन को कोई आपत्ति नहीं थी। ची, मुझ में अभी भी प्रकाश गुण प्रतिभा है। मैं तुमसे ज्यादा तेज अभ्यास कर सकता हूँ। जियाओ जून ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या? अर्जुन और युआन मिंग ने एक साथ जियाओ जून को पकड़ लिया। प्रकाश विशेषता प्रतिभा। तुम दोनों मुझे छोड़ दो। मैं किसी आदमी से शारीरिक टकराव नहीं करूंगी। जियो जून दहाड़ा। उसने उसका कॉलर खींचते हुए कहा, क्या यह अजीब है कि तुम्हें अब पता चला? जल्दी करो, मुझे अपनी प्रतिभा दिखाओ। अर्जुन ने जल्दी से कहा। जियो जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से प्रकाश का एक गोला निकला। क्या ये युआन क्यूई नहीं है? युआन मिंग ने अपना सिर खुजलाया। नहीं, तो यह इस तरह है। कोई आश्चर्य नहीं। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, युआन क्यूई खुद भी चमक रहा है और प्रकाश विशेषता प्रतिभा भी चमक रही है। ये हमें गलतफहमी में डालता है। उसकी इस चीज़ को अब युआन क्यूई नहीं कहा जा सकता, इसे युआन गुआंग या ऐसा ही कुछ कहा जाना चाहिए। प्रकाश प्रतिभा अत्यंत दुर्लभ है। फेंग जुवान ने सोचा। तो फिर तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? युआन मिंग ने घूर कर देखा। जियो जुन ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, मुझे एक प्रकाश विशेषता मार्शल कौशल खोजें। यदि आप इसे ढूंढते हैं तो मैं वादा करता हूं कि यदि आप इसे सीखते हैं तो मैं आपको मार दूंगा। हमें एक दूसरे पर तरस आ रहा है। अर्जुन ने जियाओ जून के कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम्हें नहीं पता कि मैंने बिजली के गुण वाले मार्शल कौशल की खोज में कितना समय बर्बाद किया है। जिसकी बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक है। फेंग जुवान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक किताब निकाली। हे भगवान, सभी लोग हैरान रह गए। जियो जुन ने फेंग जुवान के हाथ से पुस्तक छीन ली और कवर पर 3 शब्द लिखे देखे, प्रकाश के निशान। यह एक उच्च स्तरीय स्थानीय मार्शल कौशल है। चूंकि कोई भी इसे विकसित नहीं कर पाया, इसलिए इसे मैंने एक बेसहारा मार्शल दाओ परिवार से ऊंची कीमत पर प्राप्त किया है। मैंने खुद को विकसित करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्या घटिया नाम है। जियाओ जून ने अपनी उंगलियां चाटी और किताब पर लिखे 3 शब्दों को जोर से कुचल दिया। फिर उसने टेढ़े ब्रश से हैंडसम बॉय फिस्ट लिखा। अर्जुन और युआन मिंग अब उससे बात नहीं करना चाहते थे। फेंग जुवान, कोई बात नहीं। मुझे यह मार्शल कौशल बेचने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जियाओ जून ने फेंग जुवान की तरफ स्पष्टता से देखा, मानो वह कह रहा हो कि अगर तुम तैयार हो तो यह यंग मास्टर तुम्हारे साथ जाने के लिए अपनी वासना का त्याग कर सकता है। फेंग जुवान ने भावशून्यता से कहा, अगर तुम इसे चाहते हो तो बस इसे ले लो, बशर्ते तुम भविष्य में मुझे अपने साथ महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर न करो। कितना दिलचस्प है। जियाओ जून फेंग जुवान के कंधे से टकराया और बोला, तुम्हारी बाहें नाजुक और सुंदर हैं। मेरे साथ रहकर तुम मेरे लंबे और राजसी रूप को और निखार सकती हो। बोलते समय उसने अर्जुन और युआन मिंग की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अर्जुन यंग जोश से भरपूर था। उसकी लंबाई 2 मीटर थी और उसका फिगर लगभग परफेक्ट था। युआन मिंग, उसके बगल में खड़े 4 मीटर के मजबूत आदमी की तो बात ही छोड़िए, वह जियो जुन को पिस्सू जैसा दिखा सकता था। अध्याय 802। नाव पर बिताए दिन पलक झपकते ही बीत गए। अर्जुन हर दिन अपनी इच्छाशक्ति को विकसित करता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धीरे धीरे उससे और भी परिचित होता गया। अब तक वह अपने मन को अपनी इच्छानुसार गतिमान नहीं कर पाया था। अगर वह उसे मुक्त करना चाहता तो वह ऐसा पहले ही कर सकता था। जब वह उसे मुक्त करने के लिए तैयार होता, तभी वह अपनी आक्रामक गतिविधियों में सहयोग देकर उसे मुक्त कर पाता।
युआन मिंग की मुट्ठी भी उसे रोक नहीं पाए, लेकिन उसके शरीर की सतह पर फिट होने के लिए यह उसकी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा थी। कम से कम, ये फैंग झाओ की और बाकियों की तलवार की ताकत से कई गुना ज़्यादा मजबूत थी। युआन मिंग में अर्जुन और शियाओ जून जैसी स्वर्ग विरोधी प्रतिभा नहीं थी। वह सूर्य की शक्ति को समझने के लिए केवल तुच्छ प्रयासों पर ही निर्भर रह सकता था। लगभग आधे महीने के बाद उसने सूर्य को नियंत्रित करना भी सफलतापूर्वक सीख लिया था और पृथ्वीयान क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच गया था। जहां तक जियाओ जून का सवाल है, उसका प्रकाश गुण सूर्य देव तकनीक के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। 10 दिनों के भीतर वह वास्तव में पृथ्वीयान क्षेत्र के तीसरे स्तर तक साधना कर चुका था। बेशक यह उसके उच्च साधना क्षेत्र से अविभाज्य था। उस समय जब अर्जुन साधना कर रहा था, वह मुश्किल से मूल वापसी क्षेत्र तक पहुंच पाया था। जियो जुन ने अपना बाकी समय हैंडसम बॉय फिस्ट की साधना में बिताया। अर्जुन और बाकियों ने जियाओ जून से कई बार पूछा था। इस बदमाश ने तो इस बारे में बात तक नहीं की, बस यूं ही मुस्कुराकर कह दिया कि चैंपियन तो पहले से ही उसके कब्जे में है। लगभग 1 महीने बाद उड़ने वाला जहाज अंततः 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप पर लौट आया। इस समय पूरा स्टार गेजिंग सिटी उबल रहा था। अर्जुन और मध्य मैदानों में अन्य लोगों के युद्ध के दृश्यों को बहुत पहले ही 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप में वापस भेज दिया गया था और अनगिनत दर्शकों ने उन्हें देखा था। विशेष रूप से अर्जुन और युआन मिंग ने कोंग वेई को मार डाला था, जो दक्षिणी डोमेन के 7 टाइगर्स में 7वें स्थान पर था, और ये लांतियन को, जो 5वें स्थान पर था। इस मामले ने बहुत सनसनी फैला दी। युआन मिंग दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में चौथे स्थान पर था। उसके लिए ये लांतियन को मारना उचित ही था। अर्जुन द्वारा कोंग वेई की हत्या उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। सभी को लगा था कि अर्जुन दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा 18 सितारों की रैंकिंग में आ सकता है, लेकिन अब उन्हें पता चला कि अर्जुन की ताकत पहले से ही दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों की नई रैंकिंग में प्रवेश कर सकती है। इस समय दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों की नई सूची पहले ही जारी हो चुकी थी। पहले स्थान पर अभी भी यू डोंगहाई, दूसरे स्थान पर दुआनमू वुजी और तीसरे स्थान पर लू लॉन्गटम थे। चौथे स्थान पर युआन मिंग, 5वें स्थान पर जू किंगफेंग, 6ठे स्थान पर रिक्त, 7वें स्थान पर अर्जुन। भाड़ में जाओ, जियो जुन ने जोर से गाली दी, ये युवा मास्टर अंदर क्यों नहीं आ सकता। प्रतियोगी पहले ही लौट चुके थे और 3 दिनों के समायोजन के बाद वे संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करने वाले थे। ऑडिशन के बाद स्थितिजन्य प्रतियोगिता थी और उसके बाद वास्तविक रैंकिंग प्रतियोगिता थी। अर्जुन ने तुरंत एल्डर शी बेहोंग को ढूंढ निकाला और उन्हें केंद्रीय मैदानों में खोजी गई सभी साजिशों की जानकारी दी। ये सुनकर शी बेहोंग का चेहरा भारी हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गहन आकाश संप्रदाय की महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी होंगी कि वे स्टार गिल्ड को छूने की हिम्मत करेंगे। सौभाग्य से आपने गहन आकाश संप्रदाय की साजिश को चकनाचूर कर दिया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। अच्छे से आराम करो, 3 दिन में लड़ने के लिए तैयार रहो। तुम्हें अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। हाँ, शिष्य समझ गया। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। फिर उसने जियाओ जून को ढूंढा और जियाओ जून को अपने गुरु शू कयुए को ढूंढने ले गया। मास्टर, कृपया मेरा सम्मान स्वीकार करें। जियो जुन इतना खुश था कि वह पागलों की तरह जू कयुए के पास दौड़ा और पूटों की आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गया। यद्यपि बिना अनुमति के हाओरान संप्रदाय में शामिल होने का निर्णय लेना उनके लिए बेतुका था, लेकिन हाओरान संप्रदाय के बुजुर्गों के विचार विमर्श के बाद और जियो जुन के प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने उसे 23 शिष्यों में से अंतिम शिष्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। क्या तुम मेरे सन पीक में शामिल होना चाहते हो? जू कयुए ने भावशून्यता से पूछा। बिल्कुल, जियो जुन ने जल्दी से कहा। क्यों? जू कयुए ने पूछा। क्योंकि मास्टर बहुत ज्यादा बह रहा है, ये जल रहा है। जियाओ जून ने तैरते हुए शब्दों को बहुत जोर से थूका। जियांग नान उसके पास खड़ी थी और उसने उस पर थूक दिया। खैर, कम से कम तुम पाखंडी तो नहीं हो। जू कयुए ने सिर हिलाया और कहा, अर्जुन ने तुम्हें सूर्य देव तकनीक पहले ही सिखा दी है ना? भविष्य में तुम अर्जुन को वरिष्ठ भाई कह सकते हो। आओ मेरे साथ टहलने चलो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ इतने लंबे समय तक रुकूंगा। मेरे पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। जू कयुए ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। जियो जुनरू पर बिजली गिर पड़ी। उसने जल्दी से कहा, गुरुजी, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे भी ले चलिए। जू कयुए ने उसे नजरअंदाज कर दिया, जबकि अर्जुन ने मुड़कर निराश जियो जुन को देखकर भयावह मुस्कान दी। मास्टर, आप पक्षपाती हैं। जियो जुन ने गुस्से से अपना हाथ हिलाया।
हाँ, जू कयुए ने बिना सिर घुमाए कहा। चौथे दिन संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट अंतिम बड़ा चरण रैंकिंग टूर्नामेंट तैयारी चरण में प्रवेश किया। आयोजक के रूप में द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने घोषणा की कि आगामी प्रतियोगिता के कारण शक्तिशाली शिष्यों के एक दूसरे से मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। उस समय स्टारगेजिंग सिटी इस भीषण युद्ध से होने वाले नुकसान को झेल नहीं पाएगी। इसलिए प्रतियोगिता का ये तीसरा चरण अंतहीन सागर में एक अलग द्वीप पर आयोजित किया जाएगा। उस समय स्टार सिटी में दर्शक अभी भी स्क्रीन के माध्यम से मैच की प्रगति देख सकते थे। केवल 8 महान संप्रदायों के वरिष्ठों और संप्रदाय के अनुयायियों को ही युद्ध को निकट से देखने के लिए द्वीप तक जाने की अनुमति थी। किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अर्जुन और अन्य लोग उड़ते हुए जहाज पर चढ़ गए और अंतहीन समुद्र में चले गए। विशाल समुद्र में 10 दिनों से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद वह अंततः अपने गंतव्य पर पहुंच गया। मैंने इस द्वीप के बारे में सुना है। शुकयुए और अर्जुन एक दूसरे के बगल में खड़े होकर दूर तक देखते हुए बोले, इसे बीस्ट स्पिरिट द्वीप कहते हैं। हजारों साल पहले से इस समुद्री क्षेत्र की गहराई में बड़ी संख्या में समुद्री आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मौजूद थीं। समुद्री जाति और स्थलीय दानव जाति ने यहाँ सैकड़ों बार युद्ध किया है। उस समय ये द्वीप महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। पिछले हजारों सालों में अनगिनत युद्धों ने इस महाद्वीप को तबाह कर दिया है। धीरे धीरे महाद्वीप की प्लेटें गायब हो गईं। यह अलग थलग द्वीप अब समुद्र की गहराई में स्वतंत्र है। वह द्वीप गहरे लाल रंग का लग रहा है। अर्जुन ने दूर स्थित छायादार द्वीप की ओर इशारा किया। जू कयुए ने सिर हिलाया और कहा, अंत में समुद्री जाति ने दानव जाति युद्ध जीत लिया। हालांकि वर्षों से अनगिनत राक्षस जानवरों का खून इस द्वीप पर गिरा है। वर्षों से इस जानवर आत्मा द्वीप की पत्थर की परतें बदल गई हैं। बड़ी मात्रा में राक्षसी रक्त से दूषित हो चुका ये द्वीप अतुलनीय रूप से मजबूत हो गया है। ये स्वर्गीय मूल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के हमलों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। इस स्थान को युद्ध क्षेत्र मानना उचित है। तो यह ऐसा है। अर्जुन ने उस वीरान द्वीप को देखा और मोहित हुए बिना नहीं रह सका। पता चला कि इस द्वीप का इतिहास कितना गर्मजोशी भरा रहा है। हालांकि अब हालात बदल गए थे और द्वीप पर अब कोई राक्षसी जानवर दिखाई नहीं देता था। कोई भी अब इस जगह पर घूमने नहीं आता था। उड़ता हुआ जहाज द्वीप पर उतरा। जैसे ही सबने जमीन पर कदम रखा, उन्हें लगा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन बहुत ठोस है। उन्होंने जोर से उस पर 2 बार पैर रखा और एक जोरदार धमाका हुआ। रास्ता हरियाली से भरा हुआ था। द्वीप के बीचों बीच एक घाटी थी जो 4 विशाल चोटियों से घिरी हुई थी। कहा जाता है कि ये 4 पर्वत शिखर 2 समुद्री जातियों और 2 विशाल स्थलीय राक्षस जातियों के शवों से बने थे। इन्हें 4 आत्माओं का पर्वत कहा जाता था। प्रतियोगिता स्थल 4 स्पिरिट्स पर्वत से घिरे खुले स्थान पर स्थित था। एक युवक अर्जुन के पास आया। अर्जुन जिस व्यक्ति को जानता था वह लू लॉन्गटम था, जो दक्षिणी डोमेन के 7 टाइगर्स में तीसरे स्थान पर था। जू कयुए ने लू लॉन्गटम को देखकर भौहें चढ़ा दीं। इस दृश्य को अर्जुन ने सटीक रूप से कैद किया था। मास्टर, आप उसे जानते हैं? अर्जुन ने लू लॉन्गटम की ओर इशारा किया। मास्टर कैयू, आप कैसे हैं? लू चांग जू कैयू को देखकर मुस्कुराया। मास्टर, अर्जुन उलझन में था। जू कयुए की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी थी जब उसने कहा, लू लॉन्गटम एक समय में सूर्य शिखर से संबंधित प्रकृति संप्रदाय की 22वीं पीढ़ी के शिष्य थे। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि उससे पहले सन पीक का कोई शिष्य होगा, लेकिन उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। और वह शिष्य असल में लू लॉन्गटम था। क्या हुआ? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। जू कयुए ने कहा, उसने संप्रदाय को धोखा दिया और मेरी साधना के महत्वपूर्ण क्षण का फायदा उठाकर मुझ पर आक्रमण किया और संपूर्ण सूर्य देव तकनीक पर कब्जा कर लिया। उस समय मैं लगभग मर ही गया था। सौभाग्य से लौकी का आधा हिस्सा संप्रदाय में था और उसने मुझे समय रहते बचा लिया। क्या? अर्जुन ने ये सुना तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने लू चांग पर दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरे मालिक पर घात लगाया। लू चांग ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मैं अब गहन आकाश संप्रदाय से हूँ। मास्टर कयुए, आप अपनी स्थिति की परवाह किए बिना मुझे नहीं मार सकते। तुम तो मरे हुए मांस हो। सच में, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तुम इस द्वीप से जिंदा नहीं जा सकते। अर्जुन के चेहरे पर भयानक उदासी थी। अध्याय 803। लू लॉन्गटम एक स्काई ओरिजिन 7th लेयर मार्शल कलाकार था। जब उसने अर्जुन की धमकी सुनी तो उसने उदासीनता से अपने कंधे उचका दिए। छोटे जूनियर भाई अर्जुन, आप अकेले नहीं हैं जो सूर्य देव तकनीक जानते हैं। मैंने तुम्हारा सूर्य देव कौशल पहले भी देखा है।
ये पहले से ही स्वर्गीय सूर्य क्षेत्र के पहले स्तर पर है ना? लेकिन दुर्भाग्य से मेरा सूर्य देव कौशल पहले ही स्वर्गीय सूर्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। इस आदमी ने उससे 2 साल पहले ही सूर्य देव तकनीक की साधना की थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी उपलब्धियां इतनी ऊंची होंगी। तो क्या हुआ? अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं। तुम और झू किंगफेंग ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जरूर मार डालूंगा। कोई भी बच नहीं सकता। लू चांगचांग ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, बकवास बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर लू चांगचांग जोर से हंसा और चला गया। वह स्पष्ट रूप से जुकेयुए को उकसाने के लिए यहाँ था, जानबूझकर उसे शर्मिंदा महसूस करा रहा था। यह ऐसी बात थी जिसे अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, मैं खुद उस बदमाश को मार डालूंगा। बस इसे मास्टर के लिए एक परिचयात्मक उपहार समझो। जियाओ जून ने उसके कंधे पकड़े और अजीब तरह से हंसा। उसने लू लॉन्गटम से, जो धीरे धीरे दूर जा रहा था, कहा, आगे चलकर तुम्हारी पैंट खुल जाएगी। लू लॉन्गटम का शरीर थोड़ा रुक गया और वह दूर तक चलता रहा। सब कुछ तैयार है और दौड़ आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस रैंकिंग टूर्नामेंट में कोई अखाड़ा नहीं था। दोनों पक्ष अखाड़े के क्षेत्र की बाध्यता के बिना खुले मैदान में स्वतंत्र रूप से लड़ सकते थे। दूसरे शब्दों में, जब तक एक पक्ष हार स्वीकार नहीं कर लेता या उसे बुरी तरह से हरा नहीं देता, तब तक मैच समाप्त नहीं होगा। पूरे संप्रदाय की रैंकिंग प्रतियोगिता की प्रकृति के कारण अर्जुन और अन्य 130 प्रतियोगियों में से एक पक्ष में थे और बाकी दुश्मन थे। अंतिम विजय प्राप्त करने के लिए उन चारों को अपने सभी 126 प्रतिद्वंद्वियों को हराना था। यह एक बहुत ही कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। विशिष्ट नियमों को यादृच्छिक रूप से लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाता है। हर दिन 8 मैच होते थे और चारों को औसतन 2 मैच खेलने होते थे। 2 विपरीत चोटियों पर स्वर्गीय गहन संप्रदाय और उड़ते बादल संप्रदाय के शिष्य और बुजुर्ग थे। इस ओर 2 पर्वत चोटियों पर 6 महान संप्रदायों के बुजुर्ग और शिष्य रहते थे। जुवान किंगजू आकाश में तैरते हुए अर्जुन से बोला, कृपया चुनौती देने वाले के लिए लॉटरी निकालें और उपस्थिति का क्रम तय करें। अर्जुन और बाकी लोगों ने एक लकड़ी के बक्से को घेर लिया। जियाओ जुन ने लकड़ी के बक्से से चारों बांस की छड़ें निकाल लीं। अर्जुन और अन्य लोग दंग रह गए। ये कैसा रहेगा? जियो जुन ने कहा, अर्जुन तुम्हें एक देगा। तुम सबसे आखिर में दिखाई दोगे। युआन मिंग तुम्हें एक देगा और तुम सबसे आखिर में दिखाई दोगे। फैंग जुबान में लड़ने की ज्यादा ताकत नहीं है। एक तरफ जाओ और मुझे आवाज दो, बाकी मैं कर लूंगा। आकाश में जुवान किंगजू की ठंडी आवाज ने कहा, कृपया नियमों का सम्मान करें और जियो जून को गंभीर चेतावनी दें। यदि आप एक और अपराध करते हैं तो सीधे प्रतियोगिता से बाहर कर दें। अर्जुन ने उसे लात मारी, दफा हो जाओ, परेशानी मत करो। बांस की पर्ची को वापस लकड़ी के बक्से में रख दिया गया। जियाओ जून ने अपने पैर रगड़ते हुए कहा, तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम लोगों से बात करने में असमर्थ हो। ड्रॉ के नतीजे सामने आए। अर्जुन पहले स्थान पर रहे, शियाओ जुन दूसरे, फैंग जुवान तीसरे और युआन मेंग चौथे स्थान पर रहे। स्वर्गीय गहन संप्रदाय में पर्ची निकालने का एक और तरीका था। चूंकि वहां बहुत से लोग थे, इसलिए उन्होंने केवल शीर्ष 4 को ही चुना, जबकि बाकी लोग लड़ाई देखते रहे। पहला मैच मेरा है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अर्जुन अपने पहाड़ की तलहटी से कूदकर सीधे खुले स्थान पर पहुंचा। ये जगह घास फूस से भरी हुई थी और चारों ओर हरे भरे पेड़ उगे हुए थे। इसे खुला स्थान कहा जाता था, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि इसे रोकने के लिए कोई पर्वत शिखर नहीं था। संप्रदाय के अनुयायी और बाहर खड़े दर्शक सभी उत्साहित थे। 4 लोग, 126 लोगों को चुनौती। क्या शानदार नज़ारा था। हर कोई यह अनुमान लगा रहा था कि वे चारों कितनी दूर तक जा सकते हैं। अर्जुन ने कृपाण को अपने कंधे पर रखा और कहा, कौन लड़ेगा? जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन की नज़र दुश्मनों के बड़े समूह के बीच लू चांगचांग और झू किंगफेंग पर सटीक रूप से पड़ी। ये 2 लोग ऐसे थे जिनसे अर्जुन किसी भी हालत में बदला लेना चाहता था। सामने वाले पहाड़ की तलहटी से एक आदमी आया। वह दिखने में सुंदर और कोमल था। वह एक भोला भाला युवक था। मैं गहन आकाश संप्रदाय से सुन किंग हूँ। अर्जुन ने कहा, होरान संप्रदाय। अर्जुन, इस सुन किंग का राज्य वास्तव में नीचा नहीं था। उसके पास वास्तव में स्वर्गीय युआन राज्य का 5वां स्तर था। हालांकि इतना ऊंचा राज्य अज्ञात था। इससे अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। आकाश में जुवान किंगजू ने आदेश दिया और कहा, संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट का तीसरा चरण,
रैंकिंग टूर्नामेंट का पहला दौर आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुन किंग मुस्कुराया और तेजी से अर्जुन की ओर चल पड़ा। अर्जुन अभी भी थोड़ा हैरान था। अगर सुन किंग ने पहले उसकी ताकत देखी होती तो उसे इतनी आसानी से ऐसा नहीं करना चाहिए था। सन किंग ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई और उसकी उंगलियों पर एक अजीब लाल रोशनी छा गई। ये किस तरह की युआन क्यूई है? जब अर्जुन ने लाल रोशनी देखी तो उसे लगा कि यह अकल्पनीय है, लेकिन फिर भी उसने सुन किंग की ओर बिजली का एक बोल्ट गिरा दिया। उन्होंने तुरंत नज़दीकी लड़ाई में शामिल न होकर पहले जांच करने का निर्णय लिया। सुन किंग मंद मंद मुस्कुराया। अर्जुन की कृपाण की रोशनी से बचते हुए उसने अर्जुन की ओर भी इशारा किया। एक लाल उंगली बल आसानी से अर्जुन के ब्लेड प्रकाश के माध्यम से भेदा। ये दृश्य बेहद विचित्र था। उंगलियों का जोर ब्लेड की रोशनी को चीरता हुआ साफ दिखाई दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी को छुआ ही न हो। टक्कर की जरा सी भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन की कृपाण की रोशनी सामान्य रूप से उड़ती रही। कृपाण की रोशनी से गुजरने के बाद उंगलियों की शक्ति भी सामान्य रूप से अर्जुन की ओर बढ़ी। ये अर्जुन दंग रह गया। उसने ऐसा अजीब दृश्य होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि लाल उंगली बल वास्तव में आधे रास्ते में त्वरित हो गया था। शुरुआत में अर्जुन को पूरा भरोसा था कि वह इस उंगली को चकमा दे सकता है, लेकिन उंगली की ताकत अचानक आगे बढ़ी। उड़ान के दौरान यह अचानक एक लाल छाया में बदल गई और तुरंत अर्जुन की छाती से टकरा गई। अर्जुन ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसका युआन क्यूई उसके हाथ से छूटने के बाद तेजी से बढ़ सके। इस बार अर्जुन अचानक से चौंक गया। लाल छाया के अर्जुन से टकराने के बाद उसने अचानक महसूस किया कि उसकी सांसें रुक गई हैं और उसकी सहनशक्ति और जीवन शक्ति में तेजी से गिरावट आई है। यह क्या है? अर्जुन ने ठंडी सांस ली। जहां तक सुन किंग का सवाल है, उसने आसानी से अर्जुन की ब्लेड लाइट को चकमा दे दिया था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गहन आकाश संप्रदाय में ऐसा कोई व्यक्ति था? अगर था तो उसे दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों या दक्षिणी क्षेत्र की 18 सितारों की रैंकिंग में क्यों नहीं शामिल किया गया? अर्जुन की आंखों में बिजली सी चमक उठी और वह तुरंत सन किंग के युआन क्यूई उतार चढ़ाव की जासूसी करने चला गया। इस दृश्य को देखकर अर्जुन को तुरंत अविश्वास हो गया। सन किंग के पास स्वर्गीय गहन संप्रदाय के समान युआन क्यूई थी, लेकिन वह स्वर्गीय गहन संप्रदाय से संबंधित नहीं था, न ही वह 8 महान संप्रदायों में से किसी से संबंधित था। युआन क्यूई की जटिल प्रकृति अराजक थी और कभी नष्ट नहीं हुई। इसे पूरी तरह से एक साथ मिश्रित, अत्यंत परिष्कृत कहा जा सकता है। ऐसा विशेषज्ञ, ऐसा युआन क्यूई गुण। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम एक रात्रि दानव हो? तुमने क्या कहा? सुन किंग मुस्कुराया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। रात्रि दानव? गहन आकाश संप्रदाय ने रात्रि दानवों की भर्ती कब से शुरू की? क्या नाइट डेमन ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया? क्या अब हमला करने की मेरी बारी है? सन किंग मुस्कुराया। उसका शरीर अचानक लाल रोशनी की किरण में बदल गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। अध्याय 804। अर्जुन ने सुन किंग को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि नाइट डेमन के लोग सीधे सादे नहीं थे। नाइट डेमन्स 8 महान संप्रदायों का एक विशिष्ट समूह था। वे न केवल उच्च स्तरीय प्रतिभाओं को ही स्वीकार करते थे, बल्कि इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि उनके पास 8 महान संप्रदायों की लगभग सभी युद्ध तकनीकों और युक्तियों की प्रतियां भी थीं। मार्शल आर्ट की दुनिया के विकास के दौरान कई तरह के अजीबोगरीब मार्शल कौशल सामने आए। ये मार्शल कौशल आमतौर पर मुख्यधारा के मार्शल कलाकारों के लिए विकसित करना संभव नहीं था, इसलिए इनमें से ज़्यादातर कौशल लुप्त हो गए। जहां तक इन अजीबोगरीब मार्शल तकनीकों का सवाल है, नाइट डेमन्स ने इन्हें हमेशा से अपने पास रखा था क्योंकि उन्हें मुख्यधारा के मार्शल कलाकार नहीं चाहिए थे। उन्हें सिर्फ अजीबोगरीब जन्मजात मार्शल कलाकार चाहिए थे। वे हर तरह से लड़ते थे, अपनी दिनचर्या के अनुसार कभी कभार ही ताश खेलते थे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और अपने शरीर की हालत भांप ली। उसने पाया कि लाल बत्ती के संपर्क में आने के बाद उसकी युआन क्यूई मात्रा लगभग 30% कम हो गई थी और उसकी युआन क्यूई शक्ति लगभग दोगुनी हो गई थी। उसकी सहनशक्ति का सटीक आंकड़ों से अनुमान लगाना मुश्किल था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि उसकी युआन क्यूई भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इस तरह की लाल रोशनी किसी व्यक्ति को कमज़ोर अवस्था में डाल सकती है। अर्जुन की आंखों में बिजली सी चमक उठी जब वह ध्यान से सुन किंग का पता ढूंढ रहा था। वह लगभग 500-600 मीटर व्यास वाली एक खुली जगह में था। खुली जगह का किनारा घने जंगल से घिरा था।
सुन किंग पहले ही तेजी से जंगल के चारों ओर चक्कर लगा चुका था, अर्जुन को अपने रास्ते का केंद्र मान रहा था। वाह! जंगल में एक परछाई चमकी और फिर एक लाल रोशनी उस खुले स्थान की ओर चमकी जहां अर्जुन था। अर्जुन के पिछले अनुभव को देखते हुए वह एक और गलती कैसे कर सकता था। लाल बत्ती के तेज होने से पहले ही वह चकमा दे चुका था। हालांकि अजीब बात यह थी कि इस बार लाल बत्ती की वजह से गाड़ी की गति नहीं बढ़ी, बल्कि अचानक धीमी हो गई। प्रकाश की यह किरण सांप जैसी थी। जब यह अर्जुन से लगभग 10 मीटर दूर थी, तो अचानक इसकी गति धीमी हो गई और लाल बत्ती अपनी दिशा बदलने लगी। लानत है! अर्जुन ने देखा कि प्रकाश की किरण घूम गई, फिर उस पर निशाना साधा और ऊपर से उड़ गई। उसने लाल बत्ती पर कृपाण की बत्ती मारी। हालांकि कृपाण की बत्ती एक अस्तित्वहीन लाल परछाई से टकराई हुई प्रतीत हुई। ये लाल बत्ती से अचानक आए और लाल बत्ती को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। जहां तक लाल बत्ती का सवाल है, तो वह एक तेज आवाज के साथ ऊपर की ओर बढ़ी और अचानक तेज हो गई। दूरी बहुत कम थी और लाल बत्ती के अचानक धीमे हो जाने से अर्जुन के लिए बचना मुश्किल हो गया था। वह सिर्फ फ्लैश शैडो स्टेप से ही बच सकता था, लेकिन जैसे ही लाल बत्ती अर्जुन के पास से गुजरी, अचानक रुक गई। इसके तुरंत बाद प्रकाश की किरण फिर से मुड़ने लगी और आगे का हिस्सा पीछे की ओर अर्जुन की ओर इशारा करने लगी। वाह! जैसी कि उम्मीद थी, लाल बत्ती अर्जुन की ओर वापस चली गई। जैसे ही अर्जुन ने चकमा दिया, उसने तुरंत गति धीमी कर दी और अपनी दिशा समायोजित कर ली। फिर उसने गोली चलाने के लिए गति बढ़ा दी। अर्जुन ने फिर चकमा दिया और उसने फिर गति धीमी कर दी और अपनी दिशा समायोजित कर ली। दर्शक इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। मैंने पहले कभी इतनी अजीब युवान क्यूई नहीं देखी थी। क्या बकवास है! जियो जुन ने अपनी आंखें चौड़ी की और उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों लग रहा है कि वह कोई सड़क का करतब देख रहा है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, बहुत सारी तरकीबें हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत हो गया। उसकी आंखों में बिजली चमक उठी। जब लाल बत्ती फिर से उसका पीछा करने लगी, तो उसका शरीर फट गया और वह जंगल में भाग गया। इस लाल बत्ती से निपटने का कोई मतलब नहीं था। जब तक वह सुन किंग को हरा देगा, लाल बत्ती का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अयो, मुझे खोज लिया गया है! सन किंग चिल्लाया। इसके तुरंत बाद सभी ने देखा कि बिजली का एक बोल्ट अचानक जंगल में एक आकृति से टकराया और फिर अर्जुन ने सीधे सुन किंग को खुले स्थान में वापस धकेल दिया। सुन किंग अपनी छाती पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसने जल्दी से पूछा, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? सन की। अर्जुन की परछाई तेजी से जंगल से बाहर निकली और उसने अपना हाथ सुन किंग की ओर बढ़ाया। तुम गंभीर हो, मैं भी गंभीर हूँ। सन किंग ने भी अर्जुन की ओर इशारा किया। वह भी लाल रोशनी की किरण थी। खुली जगह पर पहले से ही लाल रोशनी की दो धारियां थीं। ये लाल रोशनी की दो धारियां अर्जुन की ओर बढ़ती रहीं। अर्जुन पीछे की ओर कलाबाजी मारता हुआ आगे बढ़ा और उसकी जांघों के बीच से लाल रोशनी की दो धारियां निकलीं। लाल रोशनी की ये दो धारियां अर्जुन से बस थोड़ी ही दूर निकली थीं कि वे तेजी से पलट गईं और वापस लौट आईं। उसी समय सुन चेन की दाहिनी तर्जनी उंगली ने प्रकाश की एक लाल गेंद को संघनित किया और अर्जुन पर लाल प्रकाश की तीसरी किरण फेंकी। इसके बाद चौथा, पांचवां, छठा और सातवां रास्ता था। लाल रोशनी की 7 किरणों ने अर्जुन पर बारिश जैसा हमला बोल दिया। असली बात यह थी कि यह चीज चकमा नहीं दे पा रही थी। अर्जुन से चूकते ही वह तुरंत पलट गई और वापस लौट गई। अर्जुन ने उच्च स्तर की एकाग्रता दिखाए, उसका शरीर खुले स्थान में इधर उधर घूम रहा था, आगे पीछे चकरा रहा था। लाल प्रकाश की 7 किरणें अर्जुन पर लगातार भयंकर हमले कर रही थीं, उनकी गति लगातार तेज होती जा रही थी। बाद में लाल प्रकाश की ये 7 किरणें आपस में गुंथकर एक विशाल लाल गोले में बदल गईं जिसने अर्जुन को पूरी तरह से घेर लिया। लाल गेंद में लाल परछाइयां लगातार टिमटिमा रही थीं, जबकि अर्जुन ने इन घने हमलों को समझ से परे तरीके से चकमा दिया। ये कैसा निर्णय है? दर्शक अचंभित रह गए। सुन किंग भी हक्का बक्का रह गया। तुम इससे भी बच सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और सामग्री दूंगा। वाह! इससे पहले कि सन किंग अपनी चाल चल पाता, अर्जुन, जो घनी लाल रोशनी से घिरा हुआ था, अचानक एक तेज ब्लेड की रोशनी से वार कर दिया। सुन किंग ने जल्दी से टालते हुए कहा, जब आप मेरी लाल बत्ती को चकमा देते हैं, तो क्या आपके पास अभी भी वापस लड़ने का मौका है? वाह! एक और ब्लेड लाइट बुझ गई। सुन किंग ने बड़ी मुश्किल से फिर से चकमा दिया। अर्जुन की कृपाण ज्योति ने यांग ज्वाला कृपाण तकनीक की पहली मुद्रा का प्रयोग किया। कृपाण ज्योति कमजोर और क्षीण थी, लेकिन बेहद तेज थी। लाल रोशनी की 7 धारियां बिना रुके अर्जुन के चारों ओर घूम रही थीं।
अर्जुन में छिपने में जितना ज्यादा निपुण होता गया, उसकी लय उतनी ही तेज होती गई। उसने सन किंग की ओर जो कृपाण की रोशनी फेंकी, उसकी आवृत्ति भी उतनी ही ज्यादा थी। इस समय खुले मैदान में उन दोनों के बीच लड़ाई पूरी तरह से युआन क्यूई के आदान प्रदान में बदल गई थी। कृपाण की रोशनी ने सन किंग को पंखे की तरह ढक लिया था, मानो आकाश में सैकड़ों पक्षियों का झुंड अचानक किसी व्यक्ति की ओर झपटा हो। दूसरी ओर सन किंग ने अर्जुन की कृपाण की रोशनी को अंतहीन रूप से चकमा देने के लिए एक अविश्वसनीय चाल तकनीक का इस्तेमाल किया। साथ ही वह अर्जुन को घेरने के लिए लाल रोशनी की 7 धारियों को भी नियंत्रित कर रहा था। वह बदमाश जंगल में नहीं छिपा था। युआन मिंग ने उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा। फेंग जुबान ने कहा, ऐसा लगता है कि वह जितनी ज्यादा लाल बत्ती को नियंत्रित करना चाहेगा, उसे नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल होगा। उसे लाल बत्ती के ज्यादा करीब खड़ा होना होगा। अर्जुन तेजी से चकमा दे रहा था। उसे एक मौका मिल गया। इस बार उसने ब्लेड की रोशनी नहीं काटी, बल्कि वह लाल रोशनी के बड़े गोले से खुद सन किंग की ओर दौड़ा। बहुत बढ़िया। सन किंग ने अपने हाथ उठाए और उसकी 10 अंगुलियों से चमकीला लाल रंग निकला। सन किंग के हाथ से एकदम नई लाल रोशनी की 10 धारियां अर्जुन की ओर निकलीं। छी! अर्जुन विस्फोट के बीच अचानक नीचे झुका। उसकी पीठ के ऊपर से लाल रोशनी की 10 धारियां निकलीं, स्वोश 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 स्वोश, और फिर वापस लौट आईं। इस समय अर्जुन सुन किंग से 20 मीटर से भी कम दूरी पर था। हालांकि इतनी नज़दीकी दूरी सुन किंग के लिए लाल बत्ती की 17 धारियों को बखूबी नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त थी। ये लाल रोशनियां अर्जुन की ओर बारिश की तरह बरस रही थीं, स्वोश 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 स्वोश। अर्जुन ने चकमा दिया और उसके लिए और भी मुश्किल हो गया। उसे जवाबी कार्रवाई का मौका भी नहीं मिला। आपका अनुमान सही है। युआन मिंग ने सिर हिलाया और कहा, जैसा कि अपेक्षित था, वह सन किंग के जितना करीब आता, उतनी ही अधिक सटीकता और लाल प्रकाश की मात्रा को वह नियंत्रित कर पाता। ये बच्चा एक शीर्षस्थ क्यूई अभ्यासी है। अध्याय 805। अर्जुन, उससे दूर रहो। जियो जुन ने अपने मुंह पर हाथ रखा और अर्जुन पर चिल्लाया, वह जितना दूर रहेगा, युआन क्यूई पर उसका नियंत्रण उतना ही कम सटीक होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा इसलिए नहीं था कि जियो जुन ने सुन किंग की दिनचर्या को समझ लिया था, बल्कि इसलिए था कि इस बच्चे ने वास्तव में प्रतियोगियों को बताया था कि कैसे लड़ना है। आकाश में जुवान किंग जू ने गुस्से से कहा, जियो जुन, तुमने मैच का क्रम बिगाड़ दिया। जियाओ जून ने सहजता से चिल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि प्रतियोगिता में ये शर्त है कि मुझे प्रतियोगियों को खेलने का तरीका याद दिलाने की अनुमति नहीं है। मैं उन्हें क्यों नहीं बता सकता? इसके विपरीत जुवान किंग जू जियाओ जून के प्रश्न से स्तब्ध रह गया। दरअसल यह एक अलिखित नियम था। हर कोई मूलतः एकमत होकर बात मानता था। कोई भी सीधे तौर पर दोनों पक्षों को यह नहीं बताता था कि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को कैसे हराना है। इस तरह की स्थिति को काले या सफ़ेद कागज़ पर लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह एक परंपरा थी। लेकिन जियो जुन पूरी तरह से अपरंपरागत व्यक्ति था। यहाँ तक कि दर्शकों को भी लगा कि जियो जून की हरकतें अनुचित थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जियो जून का खंडन करने का क्या कारण था। अर्जुन ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब जियाओ जून चिल्लाया, तो जियाओ जून के शब्दों के अनुसार जियांग नान अवचेतन रूप से पीछे हट गया और 100 मीटर पीछे हट गया। निश्चित रूप से जब उसने अपने और सुन किंग के बीच की दूरी बढ़ाई, तो सुन किंग के नियंत्रण में लाल रोशनी की 17 धारियां तुरंत अस्त व्यस्त हो गईं। यहाँ तक कि लाल रोशनी की 8 धारियां तो ऐसी थीं जो सीधे रास्ता छोड़कर जंगल में चली गईं और बाहर नहीं निकल पाईं। अर्जुन जानता था कि उसे स्थिति का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन उसका यह इरादा नहीं था। जुबान किंगजू का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। जियाओ जून, दोनों पक्ष सिर्फ अपने अपने दम पर लड़ सकते हैं, उन्हें बाहरी ताकतों को उधार लेने की इजाज़त नहीं है, उसने कहा। जियो जुन ने कहा, ओह, क्या ऐसा है? क्या अर्जुन अपने सभी ज्ञात मार्शल कौशल का उपयोग कर सकता है? बिल्कुल, जुवान किंगजू ने कहा, जब तक यह एक मार्शल कौशल है जिसे वह समझता है, वह इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय से आता हो। ठीक है, जियो जुन ने ताली बजाई और अर्जुन से कहा, अर्जुन, जल्दी से महान सम्मन तकनीक का उपयोग करो। ये नाम सुनकर सब दंग रह गए। कमाल की सम्मन तकनीक, सुनने में तो कमाल है। क्या महान सम्मन तकनीक? अर्जुन दंग रह गया। जियाओ जून को तुरंत ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन भींची और चिल्लाया, आहा! नहीं, नहीं, मैं काबू से बाहर हूँ। मुझे जियांग नान की सम्मन तकनीक ने बुला लिया है।
मैं जियांगनान का सम्मान करने वाला जानवर बन गया हूँ। ऐसा कहने के बाद अनगिनत दर्शकों की निगाहों के सामने जियो जुन युद्ध के मैदान की ओर दौड़ा और चिल्लाया, क्या शक्तिशाली महान आह्वान तकनीक है। मैं अर्जुन की गहन दाव मार्शल तकनीक द्वारा नियंत्रित हो गया हूँ और उसकी कठपुतली बन गया हूँ। मैं जियाओ जून का बुलाया हुआ जानवर हूँ। मैं सुन किंग को मारना चाहता हूँ। हे भगवान, क्या ये ठीक है? सुन किंग का चेहरा हरा हो गया। उसने जल्दी से जियाओ जून पर लाल बत्ती मारी। जियो जुन ने जल्दी से लाल बत्ती को चकमा दिया और जल्दी से दूरी पर युआन मेंग को इशारा किया, जल्दी करो युआन मेंग, तुम भी अर्जुन की महान सम्मन तकनीक द्वारा नियंत्रित हो। जल्दी से आओ और इस सुन किंग को मार डालो। अरे, ये तो बहुत शर्मनाक है। अर्जुन ने अपनी कनपटियां रगड़ी और चाहा कि काश उसे जमीन में कोई दरार मिल जाए। बस, जुवान किंगजू चिल्लाया, जियो जून, अगर तुम खिलवाड़ करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हें अयोग्य घोषित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। जियाओ जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने जुवान किंगजू पर व्यंग्य करते हुए कहा, ऐसा मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि यह युवा मास्टर उसकी असलियत नहीं देख सकता? सुन किंग रात्रि दानव क्षेत्र से कोई है। आपका गहन आकाश संप्रदाय युद्ध में मदद के लिए रात्रि दानव संप्रदाय से किसी को ढूंढ सकता है। मैं अर्जुन की मदद क्यों नहीं कर सकता? रात्रि दानव। जब श्रोताओं ने ये दो शब्द बोले तो उन्हें लगा कि वे एक दूसरे से बहुत अपरिचित हैं। अधिकांश लोगों ने रात्रि दानव शब्द के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन 8 महान संप्रदायों के बुजुर्ग इसके बारे में जानते थे। क्या हो रहा है? स्टारसी संप्रदाय का एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और जुवान किंगजू की ओर इशारा करते हुए बोला, संप्रदाय की लड़ाई हमारे 8 महान संप्रदायों की लड़ाई है। क्या रात्रि राक्षसों का यहाँ आना नियमों का उल्लंघन नहीं है? यदि नाइट डेमन आ सकते हैं तो क्या हम स्टार गिल्ड के लोगों को भी हमारी मदद के लिए आमंत्रित कर सकते हैं? ये कैसा शिष्टाचार है? हालांकि दर्शकों को यह नहीं पता था कि नाइट डेमन किस तरह का अस्तित्व है, लेकिन वे ये जरूर जानते थे कि यह 8 महान संप्रदायों से संबंधित नहीं होना चाहिए। एक पल के लिए पूरा अखाड़ा जय जयकार और हूटिंग से भर गया। जुवान किंगजू के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। उसने कहा, पहले तो सुन किंग वाकई नाइट डेमन का सदस्य है, लेकिन अब वह गहन आकाश संप्रदाय का शिष्य है। हाँ, सन किंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं पहले ही गहन आकाश संप्रदाय में शामिल हो चुका हूँ, है ना? दूसरा, जुवान किंगजू ने एक पल के लिए रुककर कहा, सन किंग अचानक मदद करने नहीं आया था। वह शुरू से ही यहाँ था और उसने नियमित रूप से हस्ताक्षर किए थे। हर कोई नहीं जानता था कि जुवान किंगजू के शब्दों का खंडन कैसे किया जाए। प्रतियोगिता में सुन किंग की भागीदारी मानक प्रक्रिया के अनुरूप थी। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। अर्जुन ने जियाओ जुन को घूर कर देखा। अर्जुन को पहले से ही पता था कि सुन किंग रात्रि दानव लोक से है। उसने यह इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर उसे पता भी होता तो भी यह बेकार होता। जियाओ जून गुस्से से भर गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, बात यह नहीं है कि मैं कोई परेशानी खड़ी करना चाहता हूँ। बात यह है कि मुझे द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का रवैया पसंद नहीं है। पूरी प्रतियोगिता उनके कहने पर ही आधारित है। उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? मैं कहूँगा कि गद्दार गहन आकाश संप्रदाय के शिष्यों के रूप में भाग ले सकते हैं, फिर मैं कुछ बकवास योजनाएं बनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नाइट डेमन के साथ क्या हुआ। ये स्पष्ट है कि उनका स्वर्गीय गहन संप्रदाय ही प्रतियोगिता के नियमों का लाभ उठा रहा है। हर किसी को यह एहसास था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने जियाओ जून के कंधे पर थपथपाया और कहा, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन यह वास्तविकता है। हमें इसे स्वीकार करना सीखना होगा। जुवानजोंग संप्रदाय सुर्खियों में है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से मजबूत है। यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो अपनी मुट्ठी का उपयोग उस निष्पक्षता को पुनः प्राप्त करने के लिए करें जो आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जियो जुन ने आह भरते हुए कहा, क्या बकवास है। इसे अपने मुंह से स्वीकार करना बहुत आसान है। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, चलो जारी रखते हैं। जुवान किंगजू ने हाथ हिलाया। अर्जुन ने भी एक लंबी सांस छोड़ी और सुन किंग की ओर चलते हुए कहा, अभी कोई कदम मत उठाओ। सन किंग हमला करने ही वाला था, लेकिन अर्जुन की बात सुनने के बाद वह एक पल के लिए रुक गया। अर्जुन ने कहा, जियो जुन ने मुझे सिर्फ याद दिलाया कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। अर्जुन ने इशारा किया और सुन किंग के आगे 20 मीटर चला गया। उसने कहा, मैं यहीं इंतजार करूंगा। तुम लाल बत्ती की 17 धारियां छोड़ो। चलो फिर से युद्ध शुरू करते हैं। क्या तुम इतने मूर्ख हो?
सुन किंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन वास्तव में ऐसा करेगा। अर्जुन ने कहा, हावरान संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में आप मैच हार सकते हैं, लेकिन आप अपनी रीढ़ नहीं खो सकते। ठीक है। दर्शकों ने जोर से जयकारा लगाया। एक मार्शल आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए। उसमें ऐसी ही ईमानदारी होनी चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। सन किंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपने खुद ही इसके लिए कहा था। उसकी उंगलियां लाल हो गईं और वह उसके पास रुक गया और लाल रोशनी को 17 किरणों की ओर एकत्रित करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कहा, इससे पहले मुझे एक समस्या की पुष्टि करने के लिए आपको ढूंढना होगा। उन्होंने गंभीर भाव से कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप मजे के लिए या किसी और उद्देश्य से द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की मदद करने आए हैं। लेकिन गहन आकाश संप्रदाय को हराना मेरा सपना है और मेरी हताश खोज का परिणाम है। इस उद्देश्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा। यदि आप केवल मनोरंजन के लिए दूसरों के सपनों को रोकने के लिए दौड़ते हुए आते हैं और आपको नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है, तो मैं आपको दौड़ छोड़ने की सलाह देता हूं। वरना, सुन किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने कहा, अन्यथा चाहे आप कोई भी हो या आपका कोई भी उद्देश्य हो, जब तक आप यहाँ खड़े रहेंगे और मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, मैं आपको खत्म कर दूंगा। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। अध्याय 806। सुन किंग ने हंसते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 8 महान संप्रदायों के विशेषज्ञों के बारे में जानने को उत्सुक था और उनके साथ खेलने और मुकाबला करने के लिए आना चाहता था। अर्जुन ने पहले ही अपनी कृपाण निकाल ली थी, लेकिन ये सुनने के बाद वह रुक गया और बोला, तुम खेलना चाहते हो? मैं क्वालिफाइंग राउंड के बाद तुम्हारे साथ मौज मस्ती करने चलूंगा। क्या होगा अगर मैं इंतजार नहीं कर सका? सन किंग ने फिर पूछा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि किसी और ने 1 साल तक घर बनाने में कड़ी मेहनत की है और ये लगभग पूरा हो गया है? तुम बस आकर मजाक करके इसे जला सकते हो और आसानी से जा सकते हो। सुन किंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। क्या कोई समस्या है? हा हा हा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, अपनी चाल चलो। 17, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। सन किंग मंद मंद मुस्कुराया। उसके हाथ एक साथ चले और लाल रोशनी की 17 किरणें तुरंत अर्जुन की ओर बढ़ गईं। अर्जुन एक बार फिर प्रकाश के एक बड़े लाल गोले में लिपटा हुआ था। इस बार उसके लिए बचना बहुत मुश्किल था। लाल प्रकाश की 17 किरणों का घनत्व अद्भुत था। अर्जुन ने कई बार फ्लैश स्टेप्स के साथ सन किंग के पक्ष में जाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उसे कभी मौका नहीं मिला। फ्लैश स्टेप कोई स्थानिक गति तकनीक नहीं थी, इसमें एक पथ था। ब्लेड की रोशनी पतली और सनकरी थी और लाल बत्ती की दरार से बाहर निकल सकती थी। हालांकि अर्जुन का शरीर ऐसा नहीं कर सकता था। छाया कदमों का अंधाधुंध इस्तेमाल करके अर्जुन केवल लाल बत्ती से टकराने की पहल कर सकता था। मैंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये सिर्फ खोखले शब्द हैं। सुन किंग ने अपना सिर हिलाया, तुम मुझे हराने आए हो? अर्जुन ने जल्दी से लाल रोशनी की 1 दर्जन किरणों को चकमा दिया और कहा, यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे लड़ूंगा। इसके साथ ही अर्जुन के शरीर में अचानक 2 अवतार प्रकट हो गए। सन किंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने जल्दी से लाल रोशनी की 17 किरणों को नियंत्रित किया और तीनों अर्जुन को अलग करके उनसे निपटने की कोशिश की। उसी समय तीनों अर्जुन ने सन किंग पर एक सघन कृपाण प्रकाश हमला किया। पंखे के आकार के 3 कृपाण प्रकाश क्षेत्रों ने तुरंत सन किंग को घेर लिया। 3 अर्जुनपिन को लाल रोशनी की 17 धारियों में विभाजित किया गया था, लेकिन सन किंग 3 अर्जुन कृपाण रोशनी को समान रूप से विभाजित करने में असमर्थ था। प्रत्येक अर्जुन को केवल 5 या 6 लाल रोशनी की धारियों का सामना करना पड़ता था, जबकि एक सन किंग को 3 अलग अलग दिशाओं से कृपाण प्रकाश का सामना करना पड़ता था। घटनास्थल पर माहौल एकदम बदल गया। दर्शकों ने देखा कि कैसे चमकदार युआन क्यूई ने खुले मैदान में बेतरतीब ढंग से निशाना साधा। उन्होंने देखा कि अर्जुन और सुन किंग ने युआन क्यूई का इस्तेमाल करके नज़दीकी से वार किया। वह दृश्य बेहद रोमांचक था। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड से भी कम समय में सन किंग अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। अब वह कृपाण की रोशनी से बच नहीं सकता था। वह तुरंत दूर भाग गया। जैसे ही वह भागा, उसकी एकाग्रता कम हो गई और लाल प्रकाश की 17 किरणें अस्त व्यस्त हो गईं। जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर का फायदा उठाते हुए अर्जुन के पैरों तले बिजली कड़की। उसका पूरा शरीर बिजली की लपटों से लिपट गया और एक धधकती हुई परछाई में बदल गया, जो एक फुफकार के साथ सुन किंग को पकड़कर उससे आगे निकल गई। वे दोनों स्थिर खड़े रहे। अर्जुन की पीठ सुन किंग की ओर थी।
वह विशाल कृपाण लेकर अपने पर्वत शिखर की तलहटी की ओर चल पड़ा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी, उसने कहा। सुन किंग दूर खड़े अर्जुन को घूरता रहा। अचानक उसके चेहरे पर एक खूनी लकीर उभर आई। उसके तुरंत बाद उसके सिर का ऊपरी आधा हिस्सा धीरे धीरे खिसकने लगा और एक झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। अच्छा, बस ऐसे ही, उसे मार डालो। जियो जुन ने अपनी मुट्ठी लहराई और बहुत राहत महसूस की। तुम्हें लगता है कि तुम खेल रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। अगर तुमने आने की हिम्मत की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। क्या आपको लगता है कि आप? युआन मिंग ने जियो जून के कंधे पर थपथपाया और कहा, ठीक है, एक ही वाक्य को बार बार दोहराना शर्मनाक है। जियांग नान ने यह बात बहुत प्रभावशाली ढंग से कही थी। अगर आप इसे बार बार दोहराते रहेंगे तो आपकी कोई प्रभावशाली आभा नहीं बचेगी। ये बहुत दिखावटी है। जियाओ जून ने बात काटते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत प्रभावशाली हूँ। अर्जुन और जुवान किंगजू ने अपनी जीत की घोषणा करने के बाद वे उछल पड़े और पहाड़ की तलहटी में वापस उड़ गए। दूसरे मैच के लिए आपकी बारी है ना? अर्जुन जियाओ जून के सामने कूद गया और गंभीरता से कहा, हालांकि सन किंग की चालें थोड़ी ज्यादा ही आकर्षक लगती हैं, लेकिन सच कहूं तो इससे निपटना आसान नहीं है। मुझे संदेह है कि सन किंग गहन आकाश संप्रदाय का एकमात्र रात्रि दानव सदस्य नहीं है। सभी लोग सावधान रहें, डरो मत। जियाओ जून ने कहा, मेरे यहाँ होने से हम हारेंगे नहीं। कृपया दूसरे दौर में प्रवेश करें। आकाश में, जुवान किंगजू ने घोषणा की। जियो जुन हंसते हुए खाली जगह पर पहुंचा। स्वर्गीय गहन संप्रदाय की ओर से भी एक शिष्य निकला। आप जियो जुन की ताकत के बारे में क्या सोचते हैं? अर्जुन ने युआन मिंग से पूछा। युआन मिंग ने एक पल सोचा और कहा, सच कहूं तो ये बहुत मजबूत है। बस ये बच्चा थोड़ा पागल है और एक विशेषज्ञ की तरह गरिमा का एहसास दिलाना मुश्किल है। यह उसका व्यक्तित्व है। अर्जुन भी बहुत असहाय था। सूर्य देव तकनीक और उस बेहद खूबसूरत लड़के की मुट्ठी की साधना के बाद वह पहले ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच चुका है। युआन मिंग ने भावुक होकर आह भरी, प्रकाश गुण की प्रतिभा वाकई काबिले तारीफ है। यह ऐसे कमीने पर कैसे आ सकती है? अर्जुन मुस्कुराया और कुछ और नहीं कहा। युद्ध के मैदान में जियो जुन पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। उसका शत्रु गहन आकाश संप्रदाय से संबंधित था, लेकिन संयोगवश वह उड़ते बादल संप्रदाय का शिष्य था और वह कभी जियाओ जुन के समान संप्रदाय का सह शिष्य था। जहां तक इस व्यक्ति की बात है, वह कई परतों की जांच से गुजरा था। अंततः वह पीछे छूट गए विशेषज्ञों में से एक था। उसका साधना क्षेत्र स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, जियाओ जुन के बराबर। जियो जुन ने एक बार परेशानी खड़ी कर दी थी, इसलिए सभी की निगाहें उस पर अधिक केंद्रित थीं। ये बच्चा गंभीर था। उसने अपनी लंबी कमीज की सिलवटें हटाईं, एक छोटा सा कांसे का शीशा और एक लकड़ी की कंघी निकाली और बड़े करीने से अपने बालों में कंघी की। उसके बाद उसने छोटे कांस्य दर्पण को देखा और तब तक अपना सिर हिलाया जब तक वह संतुष्ट नहीं हो गया। मेरा नाम झाओ युलियांग है। उड़ते बादल संप्रदाय के शिष्य ने शियाओ जून से कहा, तुम्हें आज उड़ते बादल संप्रदाय छोड़ने का पछतावा होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें खून की कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। सुंदर आदमी के पैर चमक रहे हैं, जियाओ जून चिल्लाया। उसका शरीर अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया। इससे पहले कि सब उसे साफ देख पाते, वह झाओ युलियांग के पास से गुजर चुका था। झाओ युलियांग का तो पूरा शरीर फट गया। उसका शरीर अचानक फट गया और बड़ी मात्रा में खून के थक्के और टूटी हड्डियां आसमान में उड़ गईं। इस दृश्य को देखकर सभी लोग अत्यंत स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि अर्जुन और युआन मिंग को भी उम्मीद नहीं थी। खाली युद्ध के मैदान में जियो जुन ने अपने कान पर हाथ रखा और सुनने का नाटक किया। तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें सुना नहीं। यह इतना शक्तिशाली? दर्शक अचंभित रह गए। उस स्थिति में जियो जुन ने दुश्मन से आमने सामने मिलने में लगने वाले समय में उसे धूल चटा दी थी। क्या बात है? युआन मिंग ने ठंडी सांस ली। त्यानयुआन के 5वीं परत के विशेषज्ञ ने उसे लात मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने तो इस बच्चे को कोई हरकत करते भी नहीं देखा। इस नृत्य को असल में प्रकाश का नृत्य कहते हैं, फैंग शुआन ने कहा। जियाओ जून को यह सुनना अप्रिय लगा और उसने इसे एक सुंदर आदमी के चमकते पैरों में बदल दिया। शायद मेरे व्यक्तिगत सौंदर्यबोध में कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई खास बदलाव आया है। अर्जुन ने फैंग जुबान से गंभीरता से कहा, आप ठीक हैं, हम सब ठीक हैं। ये फैंग जुबान का दिमाग है।
हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि फेंग जुवान की चाल बेहद खूबसूरत थी। खासकर इस समय उसने एक विजयी मुस्कान बिखेरी, विभिन्न संप्रदायों की ओर अपने हाथ ऊपर उठाए और धीरे से अपने लंबे बालों को झुलाया। अनगिनत महिला शिष्याएं पहले से ही जियो जुन पर मोहित थीं। अर्जुन ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि इस बार भी हमारे पास यू डोंगहाई और अन्य लोगों से लड़ने की क्षमता है। जियाओ जून का शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और जियांग नान के पास प्रकट हुआ। उसने खुश होकर कहा, कैसा है? अभी अभी लड़ाई के दौरान मेरे बाल तो नहीं बिखरे। क्या इससे मेरी छवि पर कोई असर पड़ा? किसी को उसकी परवाह नहीं थी। युआन मिंग ने कहा, तीसरे मैच के लिए अब मेरी बारी है। अध्याय 807। युआन मिंग का प्रतिद्वंद्वी त्यानयुवान चतुर्थ स्तर का स्वर्गीय गहन संप्रदाय का शिष्य था। जब उन दोनों के बीच मुकाबला हुआ तो अर्जुन को पता था कि यह मुकाबला देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। युआन मिंग की जीत पक्की थी। फेंग जुवान अर्जुन के पास खड़ा हुआ और बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, अर्जुन ने कहा। फेंग जुवान ने कहा, हमें इस बात पर एकमत होना चाहिए कि आप और युआन मिंग पहले ही दक्षिणी क्षेत्र की नई 7 बाघों की सूची में शामिल हो चुके हैं। जियाओ जुन द्वारा प्रकाश मार्शल कौशल के चिन्ह को विकसित करने के बाद उसकी शक्ति दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों के रिक्त स्थान में समाहित हो जाएगी। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। फेंग जुवान ने कहा, इसके आधार पर रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए गहन आकाश संप्रदाय द्वारा निर्धारित नियम ये होना चाहिए कि वे अन्य कमजोर शिष्यों को एक एक करके मौत के घाट उतारने के बजाय हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सबसे मजबूत लोगों को चुनें। अर्जुन ने फेंग जुवान के शब्दों के पीछे का अर्थ पहचान लिया। 4 लोग, 126 लोग। पहली नज़र में ये दृश्य गहन आकाश संप्रदाय के लिए लाभदायक था। हालांकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। फेंग जुवान ने कहा, यदि गहन आकाश संप्रदाय केवल हमारी ताकत का उपभोग करना चाहता है और जीतने के लिए रथ युद्ध का उपयोग करना चाहता है, तो उन्हें हमें एक दिन में 8 लड़ाइयों की सीमा नहीं देनी चाहिए। 2 लड़ाइयों के बाद हम आराम कर सकते हैं। अर्जुन ने संदेह से पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि गहन आकाश संप्रदाय समय का इंतजार कर रहा है? फेंग हुआन ने सिर हिलाया। अर्जुन ने एक पल सोचा और सिर हिलाया, नहीं, अगर वे टालना चाहते हैं तो हमें खेल से पहले कुछ दिन और आराम करने दीजिए। फेंग जुवान ने उसके मुंह में एक कैंडी फेंकी और कहा, आपने समस्या के मुख्य बिंदु के बारे में सोच लिया है। जब हम 9 स्वर्गों में लौट आए तो गहन आकाश संप्रदाय ने हमें आराम करने के लिए 3 दिन दिए। अगर वे देरी करना चाहते हैं तो वे हमें आराम करने के लिए 7 या 10 दिन भी दे सकते हैं। चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब है कि उन्हें कुछ तैयारी करने के लिए सचमुच कुछ समय चाहिए। लेकिन साथ ही उन्हें इसके लिए तैयारी करने हेतु बीस्ट स्पिरिट द्वीप पर हम सभी की आवश्यकता है। अर्जुन ने कुछ गड़बड़ महसूस की थी, लेकिन वह अभी भी कुछ समय तक ये नहीं समझ पाया कि इसे कैसे ठीक किया जाए। फेंग जुवान ने कहा, मेरे पास एक अपरिपक्व अनुमान है। इस अनुमान का परिणाम आश्चर्यजनक है। मैं इसे बिना किसी आधार के नहीं कह सकता। इस अनुमान के परिणामों से निपटने के लिए मुझे बीस्ट स्पिरिट द्वीप छोड़ना होगा और कुछ तैयारियां करनी होंगी। छुट्टी, अर्जुन ने कहा। फेंग जुवान ने सिर हिलाया, इसका मतलब है कि मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ। अर्जुन को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छी बात है। तुम्हारी साधना और शक्ति पर्याप्त नहीं है। अगर तुम रुककर भाग भी लो तो भी ये बहुत खतरनाक है। बाकी लड़ाई हम तीनों पर छोड़ दो। फेंग जुवान ने कहा, आपकी समझ के लिए धन्यवाद। ये सब एक ही परिवार से हैं। ऐसे अपरंपरागत शब्द मत कहो। अर्जुन को इसकी परवाह नहीं थी। दूरी में युआन मिंग ने उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल की। चौथे मैच में जब फेंग जुवान खुले स्थान की ओर चला गया तो अर्जुन ने पहले ही युआन मिंग और जियो जून को बता दिया था कि फेंग जुवान क्या सोचता है। उन दोनों को भी लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फेंग जुवान युद्ध में गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उल्टे, इससे उन तीनों का ध्यान भटक जाएगा। खुले मैदान में युद्ध। इससे पहले कि जुवान किंगजू प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा कर पाता, फेंग जुवान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। इससे काफ़ी हलचल मच गई। मूलतः केवल 4 दावेदार थे, लेकिन उनमें से एक को प्रतियोगिता से हटना पड़ा। क्या यह अर्जुन, शियाओ जून, युआन मिंग और अन्य लोग नहीं थे जो पूरे गहन आकाश संप्रदाय से निपटना चाहते थे? जुवान किंगजू ने फेंग जुवान की ओर देखा और पूछा, मुझे एक बार फिर पुष्टि करनी है। क्या आप वाकई संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट से हटना चाहते हैं? फेंग जुवान ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये सही है, मैं संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट से हटना चाहता हूँ। ठीक है,
चूंकि यह मामला है, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि जुवानमिंग संप्रदाय के शिष्य फैंग जुवान ने प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो दी है। अब से वह संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट में केवल एक दर्शक के रूप में ही उपस्थित हो सकता है। इसलिए मैचों की संख्या को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। प्रतिदिन 8 मैचों की संख्या को बदलकर प्रतिदिन 9 मैच कर दिया जाना चाहिए। अर्जुन, शियाओ जुन और युआन मिंग को प्रतिदिन 3 पूर्ण मैच खेलने होंगे। परिणामस्वरूप उन तीनों के बीच बिना किसी कारण के एक और लड़ाई शुरू हो गई और दबाव बढ़ने लगा। डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के लोग फैंग जुवान की पसंद को समझ नहीं पाए। अर्जुन ही खुद डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के पास जाकर उन्हें समझाने आए, जिससे पता चलता है कि फैंग जुवान की पसंद पर चारों ने एकमत होकर चर्चा की थी। लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो गया। अर्जुन ने अपनी दूसरी उपस्थिति दर्ज कराई। अगले 10 दिन पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान हुई लड़ाइयों को कौशल की कमी वाली कहा जा सकता है। बिना किसी विशेष आकर्षण या रहस्य के वे तीनों बारी बारी से मंच पर आए और जीतने से पहले अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हरा दिया। पिछले 10 दिनों की 90 लड़ाइयां इसी पैटर्न पर शुरू हुई थीं। एक समय तो दर्शकों को लगा कि संप्रदाय रैंकिंग प्रतियोगिता उतनी रोमांचक नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भाग लेने वाले शिष्यों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। इस दौरान फैंग जुवान ने बीस्ट स्पिरिट आइलैंड छोड़ दिया था। वह बाहर क्या कर रहा था, अर्जुन को पता नहीं था। 11वें दिन तक यह नीरस स्थिति नहीं बदली। 126 स्वर्गीय गहन संप्रदाय के विशेषज्ञों ने 90 लोगों को समाप्त कर दिया था तथा अंत में 36 लोग बचे थे। इन 36 प्रतियोगियों की आभा उन 90 प्रतियोगियों से पूरी तरह भिन्न थी जिन्हें पहले ही बाहर कर दिया गया था। सब लोग चिंतित हो जाओ। अर्जुन और शियाओ जुनयुवान मिंग अपने पर्वत शिखर के नीचे खड़े होकर बोले, वे 36 लोग साधारण नहीं लगते। मुझे लगता है कि उनमें से एक बड़ा हिस्सा नाइट डेमन्स के विशेषज्ञ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। युआन मिंग ने गंभीर भाव से कहा, यह कहा जा सकता है कि असली प्रतिस्पर्धा तो अब आधिकारिक तौर पर शुरू हुई है। ये 36 लोग सरल नहीं हैं। मुझे लगता है कि दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों के सदस्यों के अलावा अन्य लोग दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों से ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं। दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघ एक प्रामाणिक संप्रदाय से संबंधित शिष्यों की विश्व रैंकिंग सूची थी और इसमें अंधेरे ताकतों को शामिल नहीं किया गया था। यद्यपि रात्रि दानव तकनीकी रूप से अंधेरे बलों से नहीं थे और अधिक तटस्थ थे, फिर भी उन्हें रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया। अर्जुन और अन्य लोगों ने स्थान निर्धारित करने के लिए लॉटरी निकाली। इस बार परिणाम बिल्कुल पहले दिन जैसा ही रहा। वह अभी भी अर्जुन में नंबर 1, शियाओ जुन में नंबर 2 और युआन मिंग में नंबर 3 पर थे। अर्जुन उड़कर दूर युद्धभूमि में उतरा। जहां तक स्वर्गीय गहन संप्रदाय का प्रश्न है, वह एक युवक था। जब सभी ने इस युवक को देखा तो पूरे पशु आत्मा द्वीप के साथ साथ दूर महाद्वीप से आए दर्शकों ने भी उत्साह से जयकार की। जू किंगफेंग, जो कभी दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में से छठे सबसे मजबूत थे, मंच पर दिखाई दिए। मैं अंततः इसका इंतजार कर रहा हूं, दर्शकों ने उत्साह से चिल्लाया। युआन मिंग और जियाओ जून ने एक दूसरे को देखा। जियाओ जून भी मजाक करने के मूड में नहीं था। इस जू किंगफेंग ने अर्जुन की टीम को गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। उसने शेन लियांग को मार डाला था। हाँ, क्या संयोग है। जू किंगफेंग अर्जुन के दूसरी तरफ आया और बोला, हम पहले नहीं पहुंचे, आखिर में हम फिर मिले। क्या आपको लगता है कि यह स्वर्ग की इच्छा है या यह एक शुद्ध संयोग है? क्या ऐसा हो सकता है कि शेन लियांग ने किसी तरह ये सब व्यवस्थित किया हो? अर्जुन की आंखों में एक जबरदस्त हत्या का इरादा चमक उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये वो लड़ाई है जिसका मैं दिन रात इंतजार कर रहा था। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। आकाश में जुवान किंग जू ने घोषणा की। अध्याय 808। जू किंगफेंग ने अपने कंधों को पार किया और उदासीनता से कहा, सैन्य कर्मियों के लिए जीवन और मृत्यु एक सामान्य बात है। चूंकि शेन लियांग ने संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने की हिम्मत की और अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यकों के खिलाफ लड़ने का साहस किया, इसका मतलब है कि उसने मार्शल दुनिया के क्रूर कानूनों को स्वीकार कर लिया है। यदि तुम लड़ने का साहस रखते हो तो मृत्यु से मत डरो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा होना चाहिए। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, क्या तुम सचमुच युद्ध से पहले मुझसे तर्क वितर्क करोगे? जू किंगफेंग ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हें पता है, कोशिश न करने से कोशिश करना बेहतर है। तुम सोचते हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम जो कर रहे हो वह समझ में नहीं आता, तो तुम्हारे दाव हृदय को कौन सहारा दे रहा है?
तुमने जिसके लिए कड़ी मेहनत की है वह सब बस एक भ्रम है। ये बच्चा बहुत ही दुष्ट है। जियाओ जुनकी ने कहा, दरअसल वह जियांग नान के विश्वास से शुरुआत करना चाहता है। युआन मिंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उन्होंने कहा, अर्जुन जैसे लोगों की इच्छाशक्ति दृढ़ होती है। अगर वे उनकी गर्दन पर चाकू भी रख दें तो भी वे प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहेंगे। लेकिन इस तरह के व्यक्ति की कमजोरी भी बहुत स्पष्ट होती है। जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके विश्वास को नष्ट कर देता है तो उसका पूरा शरीर ही नष्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बेशर्म लोग बेशर्म लोगों की तुलना में अधिक दृढ़ होते हैं, लेकिन बेशर्म लोगों के पास कोई निचला रेखा और डर नहीं होता है, जबकि बेशर्म लोगों के पास सिद्धांत और निचला रेखा होती है। जियो जुन ने कहा, यही तो मेरा मतलब था। युआन मिंग ने सिर हिलाया, मुझे उम्मीद है कि अर्जुन उसके नियंत्रण में नहीं होगा। बस उसे सीधे मार डालो। हालांकि झू किंगफेंग के शब्दों को सुनने के बाद अर्जुन की आंखों में वास्तव में अनिश्चितता की अभिव्यक्ति चमक उठी। झू किंगफेंग मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर बढ़े और कहा, मुझे नहीं पता कि आपके तथाकथित सभ्य संप्रदायों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप उतने सभ्य नहीं हैं जितना आप दावा करते हैं। बकवास, अर्जुन ने भावुक होकर कहा। झू किंगफेंग मुस्कुराया और बोला, क्या मैं गलत हूँ? सिर्फ तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो सोचता है कि तुम एक प्रसिद्ध संप्रदाय के एक सभ्य व्यक्ति हो, उसे मार देने पर ही धर्मी माना जा सकता है। और जिन बुरे तरीकों से हमने आपकी नज़र में लोगों को मार डाला है, क्या हम कट्टर दुश्मन हैं? अर्जुन का शरीर अचानक अकड़ गया। झू किंगफेंग तुरंत आगे बढ़ा। उसके दाहिने हाथ के एक झटके से हवा से 5 मीटर का एक हल्का भाला प्रकट हुआ। हल्का भाला भिनभिनाती हुई ध्वनि के साथ आकाश को चीरता हुआ युआन क्यूई की पूंछ को घसीटता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन के दाहिने हाथ ने उसकी युआन क्यूई को संघनित किया और उसकी ओर एक थप्पड़ मारा, जिससे लाइट स्पीयर उड़ गया। तुमने हम में से कितनों को मारा? झू किंगफेंग जोर से हंसा, क्या तुमने कभी हमें तुमसे हद से ज्यादा नफरत करते देखा है? क्या तुमने कभी हमें तुम्हें मारने की बेतहाशा कोशिश करते देखा है? और हमने ही तुम्हें मारा है। तुम बहुत पागल और बेकाबू हो। आओ और बताओ, कौन ज्यादा भ्रष्ट रास्ते पर है? मानो बिजली गिर गई हो, अर्जुन की निगाहें अचानक धुंधली हो गईं। झू किंगफेंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पेन की हथेली से अर्जुन की छाती पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे अर्जुन उड़ गया। अच्छा नहीं, अर्जुन सचमुच उससे प्रभावित है। जियो जुन चिंतित होकर चिल्लाया। झू किंगफेंग ने अर्जुन का पीछा किया और उसे लात मारी, लेकिन अर्जुन ने उसे चकमा दे दिया। झू किंगफेंग ने अपना दाहिना पैर अर्जुन की गर्दन में फंसाया और बायां पैर अर्जुन के कंधे पर रखा। उसने अपने दाहिने हाथ में 2 मीटर का हल्का भाला पकड़ा और अर्जुन की छाती में भोंक दिया। अर्जुन के हाथों में गड़गड़ाहट और बिजली युआन क्यूई संघनित हुई और उन्होंने प्रकाश के भाले को मजबूती से पकड़ लिया। इस समय भाले की नोक अर्जुन के हृदय तक पहुंच चुकी थी। झू किंगफेंग ने भाले को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा और बाएं हाथ से भाले के हैंडल को दबाया और भाले को अर्जुन के हृदय में भेदने की कोशिश की। अर्जुन के हाथों से आ रहे भारी प्रतिरोध को महसूस करते हुए वह अर्जुन की तर्कसंगतता को विघटित करने के लिए आगे बढ़ गया। वह चिल्लाया, हमारे लोग मर चुके हैं और मैंने तुम्हें कुछ करते नहीं देखा। जब तक तुम अकेले मरोगे तुम इतने गुस्से में रहोगे कि भूत जैसे दिखोगे। किसका पालन पोषण उसके माता पिता द्वारा नहीं किया जाता? मुझे यह मत बताइए कि हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आपके जीवन का है। हाँ हाँ हाँ, देखो ये कैसा निरंकुश विचार है। अर्जुन, अब मुझे बताओ कि भ्रष्ट मार्ग कौन है? तुम। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके दिल की इच्छाशक्ति और ताकत बहुत कमजोर हो गई। झू किंगफेंग के बाएं हाथ ने भाले की छड़ को जोर से दबाया। एक झटके में प्रकाश का भाला अर्जुन के मांस और रक्त को बड़ी मुश्किल से भेद चुका था। हालांकि अर्जुन ने अवचेतन रूप से एक पल के लिए चकमा दिया था और हल्के भाले को अपने दिल पर नहीं लगने दिया था, फिर भी ये देखने के लिए पर्याप्त था। झू किंगफेंग ने अर्जुन के पेट में घूंसा मारा, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया और उसे मुंह से खून थूकना पड़ा। वह अर्जुन का पीछा करता रहा। उसके हाथ एक हल्की रस्सी में बदल गए और तेजी से उसके शरीर के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक बार लिपट गए, जिससे अर्जुन मजबूती से बंध गया। अर्जुन ने बहुत संघर्ष किया और प्रकाश की डोरी ढीली होने लगी। झू किंगफेंग की आंखें फड़कने लगीं और उसने जल्दी से कहा, तुम्हारे मन में ऐसे बुरे विचार हैं, जीवन के प्रति ऐसा अनुचित दृष्टिकोण है। एक धर्मी व्यक्ति होते हुए भी तुम हर जगह लोगों की हत्या करते हो। तुम सोचते हो कि तुम बुराई को दंडित कर रहे हो और अच्छाई को बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम सबसे बड़े दुष्ट हो। जब तुम्हारे जैसे लोग मरेंगे तभी तुम दुनिया के लिए सबसे अच्छा योगदान बन पाओगे।
बकवास। अर्जुन अविश्वास में दहाड़ा। अर्जुन का दिमाग चकरा गया था। अब उसमें प्रकाश की डोरी से आज़ाद होने की ताकत नहीं थी। प्रकाश की डोरी कसती गई और अर्जुन को मजबूती से जकड़ लिया। यह एक शानदार मौका था। झू किंगफिंग इसे गंवाना नहीं चाहता था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और लगभग 10 मीटर लंबा एक हल्का भाला प्रकट हुआ। प्रकाश भाले पर स्थित सार भयंकर था और शक्तिशाली सार इतना मजबूत था कि वह हवा में कांपने लगा। अर्जुन झू किंगफिंग गुस्से से चिल्लाया, तुम धार्मिकता और पाखंड का चोला पहने पाखंडी हो। शुरू से लेकर आखिर तक तुमने जो भी प्रयास किए हैं वे बुराई की मदद कर रहे हैं, और तुम भ्रष्ट रास्ते के सबसे बड़े जल्लाद हो। तुम कसाई हो, उनके मारने का हथियार। आज मैं एक धर्मी व्यक्ति के रूप में तुम्हारा जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। तुम्हारे पास लड़ते रहने का क्या कारण है? झू किंगफिंग चिल्लाया और अर्जुन की ओर हल्का भाला फेंका। चुप रहो, तुम बकवास कर रहे हो। अर्जुन ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और दहाड़ा, लेकिन वह पहले ही लड़ने का सारा कारण और विश्वास खो चुका था, इसलिए उसने अब और चकमा भी नहीं दिया। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। जियाओ जून और युआन मिंग इतने चिंतित थे कि उनके माथे पर पसीना आ गया। हाओरान संप्रदाय के सभी अनुयायी अचंभित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हालात ऐसे क्यों हो गए। झू किंगफिंग के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान उभर आई। उस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन के शरीर पर लगी प्रकाश की डोरी अचानक एक धमाके के साथ फट गई और अर्जुन की ओर फेंके गए प्रकाश के भाले को अर्जुन ने बहुत ही खतरनाक समय पर चकमा दे दिया। अर्जुन का शरीर चमक उठा और उसने झू किंगफिंग के पेट में लात मारी, जिससे वह दूर उड़ गया। झू किंगफिंग ने अपना पेट पकड़ा और मुंह में खून थूकते हुए उठ खड़ा हुआ। अर्जुन के चेहरे का बेबसी भरा भाव तुरंत गायब हो गया। उसने झू किंगफिंग को उदासीनता से देखा और कहा, क्या यह मज़ेदार है? झू किंगफिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। अब वह पहले जैसी उलझन भरी नज़र से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि आप बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ सहयोग करने से खुद को रोक नहीं सका। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि आप जैसा बेशर्म व्यक्ति किस तरह का सिद्धांत कह सकता है। मैं उत्सुकता से भरा हुआ हूं, लेकिन पता चला कि आप ऐसी बकवास ही कह सकते हैं। इससे मुझे बहुत निराशा हुई। अध्याय 809। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतनी बदल जाएगी। ये दृश्य बहुत जल्दी बदल गया। झू किंगफिंग को बस इतना महसूस हुआ कि उसका चेहरा जल रहा है। तभी उसे एहसास हुआ कि अर्जुन शुरू से ही उसके साथ खेल रही थी। क्या तुम ये कहने की हिम्मत करोगे कि मेरे शब्दों का कोई मतलब नहीं है? झू किंगफिंग अभी भी अनिच्छुक था और अर्जुन पर चिल्लाया। अर्जुन ने अपनी मुठ्ठियां रगड़ी, अपनी गर्दन मरोड़ी और उसकी हड्डियां चटकने लगीं। झू किंगफिंग की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, क्या तुमने अभी तक पर्याप्त नहीं खेला है? क्या तुम अभी भी इस तरह का बातचीत वाला खेल खेलना चाहते हो? बांस की हरी चोटी जमीन से उठी और एक चमकदार भाले में बदल गई जो अर्जुन की ओर बढ़ी। जब झू किंगफिंग जमीन पर लहराया तो जमीन कांप उठी। जब उसने आसमान को चीरते हुए हवा को चीर दिया तो हवा भी सिसक उठी। ये भाला झू किंगफिंग के अपने शरीर से संघनित था। इसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि यह आसानी से किसी पर्वत शिखर को नष्ट कर सकता था। हालांकि अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसकी शारीरिक शक्ति से 11 गुना, युआन क्यूई की शक्ति से 12 गुना। अर्जुन ने अपना पैर उठाया और भाले की नोक पर जोर से पैर रखा। धमाका! इस अनजाने से लगे लात ने असल में झू किंगफिंग को सीधे जमीन पर रौंद दिया। प्रकाश का लंबा भाला जमीन में धंस गया और जड़त्व के कारण भाले का डंडा ऊंचा उठ गया। अर्जुन के पैरों पर बिजली का प्रकोप बहुत भयानक था। उसने भाले पर पैर रखा और उसके पैरों के नीचे बिजली हर जगह फूट पड़ी। जहां तक झू किंगफिंग का प्रश्न है, वह पूरी तरह से संघर्ष करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? झू किंगफिंग गुस्से से दहाड़ने लगा। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हें लगेगा कि जीत तुम्हारे हाथ में है और अचानक मेरा फायदा उलट जाएगा, तो तुम कितने हताश होगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मारना मेरे क्रोध को शांत करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए मैं मरने से पहले तुम्हें फिर से तंग करने की योजना बना रहा हूँ, ताकि तुम शर्म के साथ मर सको। झू किंगफिंग जोर से हंसा, तुम मुझसे तर्क नहीं कर सकते, इसलिए तुम नाराज हो। तुम किस तरह के नेक इंसान हो? अर्जुन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, तुम मुझे सचमुच उन पांडित्यपूर्ण धर्मी लोगों के साथ भ्रमित कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि कुछ शब्दों ने मुझे अवाक कर दिया और मैंने लड़ने की क्षमता खो दी? मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं।
अर्जुन ने अपने दाहिने पैर से भाले के सिरे पर कदम रखा और अपने बाएं पैर से भाले के शाफ्ट पर जोर से प्रहार किया। कच! एक ही वार से भाले का अतुलनीय शक्तिशाली शाफ्ट मौके पर ही चकनाचूर हो गया। झू किंगफेंग की युआन क्यू नष्ट हो चुकी थी। युआन क्यू के विस्फोट से उसे प्रतिबल प्राप्त हुआ था और प्रचंड युआन क्यू उसकी मध्याह्न रेखाओं में पीछे की ओर बह गई थी। झू किंगफेंग अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके मुंह से खून की एक धुंध निकल रही थी। राक्षस शरीर! झू किंगफेंग गुस्से से भर गया। वह जमीन पर लेट गया और जोर से चिल्लाया। उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। उसका पूरा शरीर आधा इंसान और आधा कुत्ता बन गया। पहली नज़र में वह एक हेलहाउंड आदमी जैसा लग रहा था, जिसकी आकृति इंसान जैसी और शक्ल हेलहाउंड जैसी थी। दर्शक स्तब्ध रह गए। वे सभी इस चौंकाने वाले दृश्य से भयभीत थे। एक इंसान वास्तव में ऐसे भूत में बदल सकता है। झू किंगफेंग जमीन पर गिरा और अर्जुन की ओर तेजी से झपटा। वह बेतहाशा भागा और उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। पार्गेट्री लेवल हेलहाउंड! अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने अचानक श्वेत ज्वाला, धधकती बिजली और छोटी बर्फीली बिजली की शक्ति छोड़ दी और उसका राज्य तुरंत स्वर्गीय युआन राज्य के 8वें स्तर तक पहुंच गया। ड्रैगन स्पिरिट स्टील! झंकार! झू किंगफेंग ने हवाई ढाल को तोड़ दिया और उसे बेतहाशा खरोंच दिया। उसके शरीर पर युआन क्यू और भी तेज हो गया। उसका हर वार उसके रूपांतरित होने से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा जोरदार था। हालांकि ऐसा हमला अर्जुन की ड्रैगन स्पिरिट स्टील शील्ड को भेद नहीं सका। नंबर 1। अर्जुन ने बिना किसी हड़बड़ी के अपनी तर्जनी उंगली उठाए और कहा, मैंने कभी किसी के जीवन का तिरस्कार नहीं किया। मैंने कभी किसी को यूं ही नहीं मारा। जिन लोगों को मैंने मारा है वे सभी ऐसे लोग हैं जिन्हें मार दिया जाना चाहिए। दूसरा, अर्जुन ने अपनी मध्यमा उंगली उठाए और कहा, मैं क्रोधित हूं, इस बात पर क्रोधित नहीं कि तुमने किसी को मार डाला, बल्कि मुझे इस बात पर गुस्सा है कि तुम कायरों में शक्ति का विरोध करने की हिम्मत नहीं है। तुमने मार्शल आर्ट की साधना में 10 साल से अधिक समय बर्बाद किया है, फिर भी तुम गहन आकाश संप्रदाय के मृत अनुचर बनने को तैयार हो। यदि गहन आकाश संप्रदाय चाहता है कि आप जानवर बन जाएं, तो आप जानवर बन जाएंगे। यदि गहन आकाश संप्रदाय चाहता है कि आप कमीने बन जाएं, तो आप आज्ञाकारी रूप से कमीने बन जाएंगे। अर्जुन ने एक हाथ से झू किंगफेंग को पकड़ लिया और उसके विशाल कुत्ते के सिर को जमीन पर पटक दिया। इसके तुरंत बाद उसका दाहिना हाथ झू किंगफेंग के कंधे में घुस गया। झू किंगफेंग की चीखों के बीच उसने अपने नंगे हाथों से झू किंगफेंग के कंधे से मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा जोर से नोच लिया। अर्जुन नीचे झुकी और झू किंगफेंग के कान में फुसफुसाई, यदि आप सभी बिना सम्मान के रहते हैं तो मार्शल आर्ट आपको क्या लाएगा? एक साधारण व्यक्ति बनना और अधिक लापरवाह जीवन जीना बेहतर होगा। क्या मार्शल दाव आपको दूसरों की आज्ञा मानने के लिए बाध्य करता है? मार्शल दाव आपको बोलने का अधिकार देता है ताकि आप स्वयं निर्णय लेने की योग्यता प्राप्त कर सकें। तुम! झू किंगफेंग दहाड़ा। उसके चारों पैर पागलों की तरह जमीन पर पटक रहे थे। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से झू किंगफेंग को मजबूती से दबाया और उसके दाहिने हाथ ने उसका एक कान फाड़ दिया। झू किंगफेंग को इतना दर्द हुआ कि उसने भूत जैसी चीख निकाली। जुबान किंगजू के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था, मानो किसी ने उसके चेहरे पर मल का ढेर लगा दिया हो। ये बहुत ही घिनौना और परेशान करने वाला था। अर्जुन के शब्द हुआन क्विंगजू को सुनने के लिए थे। अर्जुन ने अपना चेहरा झू किंगफेंग के करीब झुकाया और कहा, क्या आपको लगता है कि शेन लियांग को मारने के बाद मेरे अंदर केवल नफरत और गुस्सा ही पैदा हुआ था? तुम गलत हो। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि इस दुनिया में पहले से ही बहुत कायर हैं। बड़ी मुश्किल से शेन लियांग जैसे मजबूत इरादों वाले और ईमानदार लोग सामने आए और तुम्हारे हाथों मारे गए। मुझे खेद है कि कायरों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के सामने खड़े होने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। अर्जुन के शब्द झू किंगफेंग को संबोधित थे, लेकिन जुबान किंगजू, स्वर्गीय गहन संप्रदाय और दर्शकों के कानों से वह महसूस कर सकता था कि उनका कुछ मतलब था। मैं सिर्फ जीत के लिए किसी की चापलूसी नहीं करूंगा। अर्जुन खड़ा हो गया। उसने झू किंगफेंग को छोड़ दिया और आकाश में चक्कर लगाती चील जैसी आंखों से कहा, दर्शक भी वही हैं। ये सही है, मैं आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। अर्जुन ने बाज की आंखों से देखा और कहा, मूर्खों का एक समूह जो अपना विवेक खो चुका है, मूर्खों का एक समूह जो अच्छे और बुरे में अंतर नहीं करता, और मूर्खों का एक समूह जो एक महान आपदा के सामने हंगामा देखना चाहता था। मैंने देखा है कि कैसे गहन आकाश संप्रदाय ने एक अर्धराक्षस के शरीर को परिष्कृत किया। प्रत्येक मार्शल कलाकार के सफल शरीर परिष्करण के साथ हजारों निर्दोष लोगों की आत्माएं जुड़ी होती हैं।
और तुम जिंदादिल कमीनो, तुमने तो सचमुच द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के विशेषज्ञों के प्रदर्शन की वजह से तालियां बजाईं और खुशी मनाई। दर्शक मूल रूप से ये देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि झू किंगफेंग पर अर्जुन का अचानक मजबूत प्रतिरोध बहुत आनंददायक था। लेकिन अब उनकी आंखें खुली हुई थीं। नान अब भी दर्शकों को कोस क्यों रही थी। गर्जन। झू किंगफेंग को जब स्वतंत्रता मिली तो वह तुरंत जमीन पर उतरा और अर्जुन की ओर दौड़ा। स्वर्गीय ज्वालाएं उठ रही हैं। झू किंगफेंग का पूरा शरीर उबलते लावा की लपटों से जल रहा था। ये शुद्धिकरण स्तर के राक्षसों का मानक लक्षण था, विशेषकर इसलिए कि उसने अपने युद्ध कौशल को उजागर करने के लिए एक राक्षस के शरीर का उपयोग किया था। झू किंगफेंग जलती हुई लपटों के गोले में बदल गया और अर्जुन की ओर बढ़ गया। वह जहां से भी गुजरा, जमीन भी जलकर मैग्मा की एक संकरी नदी में बदल गई। इसे बचाओ। अर्जुन ने अपना पैर उठाया और लात मारी। छोटा नीला ड्रैगन अर्जुन के दाहिने पैर में लिपट गया और अपने भारी पैर से जमीन पर उतरा। उसकी एड़ी जोर से झू किंगफेंग की गर्दन के पिछले हिस्से पर लगी। उसने झू किंगफेंग को, जो बेतहाशा दौड़ रहा था, लात मारकर रोक दिया। जमीन फट गई। अध्याय 810। झू किंगफेंग बुरी तरह चीखा, आत्मसमर्पण करना चाहता था। वह जानता था कि अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं है। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। झू किंगफेंग के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अर्जुन ने झू किंगफेंग के मुंह में घुसकर उसकी पूरी जीभ बाहर निकाल ली। अर्जुन ने पहले ही अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी थी। उसने झू किंगफेंग को आत्मसमर्पण करने का कोई मौका नहीं दिया। इस दृश्य ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन का शरीर उछल पड़ा। उसने अधमरे झू किंगफेंग को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपना चेहरा जुवान किंगजू की ओर कर लिया। झू किंगफेंग को पहले से ही पता था कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने मेरा सामना किया तो वो बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मुझे यकीन था कि किसी ने उसे सिखाया होगा कि मुझसे कैसे निपटना है। अर्जुन ने कहा, यहाँ कोई है। हालांकि उसकी आंखें खुली थीं और वह जुवान किंगजू की आंखों में देख रहा था। जुवान किंगजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन ने झू किंगफेंग को पकड़ लिया और कहा, इस आदमी की बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसके लिए मेरे दौहृदय से तर्क के साथ मेरी इच्छा पर हमला करने के बारे में सोचना भी असंभव है। सच कहूं तो मैं सचमुच जानना चाहता हूं कि आपने उसे ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता दिया जिससे वह इतना आत्मविश्वासी हो गया। इसीलिए मैंने उसके साथ नाटक में सहयोग किया। सच कहूं तो मैं निराश था। मुझे लगा था कि वह बेहतर कर सकता था। जुबान किंगजू, अब तुम्हें मेरे दाव हौर का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं उन पुराने जमाने के धर्मी लोगों की तरह नहीं हूं। जब तक वे न्याय बनाए रखने की शपथ लेते हैं, वे संरक्षक, सफाईकर्मी बनने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने लगेंगे। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मैं केवल अपने दिल की सुनती हूं। आज स्वर्गीय गहन संप्रदाय स्वर्गीय नियमों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं स्वर्गीय गहन संप्रदाय का विरोध करूंगी। अगर हाओ रैन संप्रदाय एक दिन आपके नक्शे कदम पर चलता है, तो मैं हाओ रैन संप्रदाय का विरोध करने में संकोच नहीं करूंगी। अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से झू किंगफेंग का ऊपरी जबड़ा पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से झू किंगफेंग की ठोड़ी पकड़ ली। उसने जुवान किंगजू से कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि निर्दोष लोगों की हत्या करने के बाद तुम वापस नहीं आओगे? यदि स्वर्ग तुम्हारे गहन आकाश संप्रदाय को दंडित नहीं करता, तो मुझे ऐसा करने दो। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से झू किंगफेंग का सिर फटने की आवाज के साथ दो टुकड़ों में फाड़ दिया। उसने झू किंगफेंग की लाश को जमीन पर फेंक दिया और कहा, नीचे जाने के बाद शेन लियांग से माफी मांगना याद रखना। अर्जुन जमीन पर उतरा और अपने पर्वत शिखर की ओर चल पड़ा। जुवान किंगजू का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, अर्जुन, तुमने संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट के कर्मचारियों को खुलेआम धमकी दी। मैं चाहता हूं कि अर्जुन अचानक पलटा और बोला, दूसरे शब्दों में, आप मानते हैं कि गहन आकाश संप्रदाय दोषी है? जुबान किंगजू ने जल्दी से अपनी बात रोक दी। अर्जुन ने कहा कि यदि कर्मा नहीं आया तो वह आएगा। अगर जुबान किंगजू ने इस वजह से अर्जुन को नाराज किया, तो क्या ये गहन आकाश संप्रदाय की मान्यता नहीं होगी? इसका बदला तो मिलना ही चाहिए। हा, तुम बूढ़े बदमाश। जियो जुन ने अर्जुन को घूंसा मारा और कहा, मैं भी तुम्हारे द्वारा लगभग धोखा खा गया था। मुझे लगा था कि तुम झू किंगफेंग की बातों से प्रभावित हो गए हो। अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने कहा, इसमें आधा अभिनय है और आधा वास्तविकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? युआन मिंग ने जल्दी से पूछा। जब झू किंगफेंग बोल रहा था, तो मुझे अचानक एक अजीब सा संक्रमण महसूस हुआ।
ऐसा लग रहा था जैसे झू किंगफिंग का हर शब्द सही था। अर्जुन ने गंभीर भाव से कहा, मुझे संदेह है कि उन्हें खोया हुआ शब्द जुवान किंगजू ने सिखाया था। शब्द खो गए, यह क्या है? युआन मिंग उलझन में था। अर्जुन ने कहा, एक आत्मा प्रलोभन तकनीक। जो व्यक्ति इस तकनीक को सीखता है वह आपको अनजाने में उसकी हर बात पर विश्वास दिला देगा। सौभाग्य से मुझे इस तकनीक का कुछ ज्ञान है और मैं समय रहते अपने होश में आ गया। ये सुनकर जियाओ जून और युआन मिंग पसीने से तरबतर हो गए। फिर जियाओ जून ने कहा, तुम शुरू में अभिनय नहीं कर रहे थे। इस तरह की तकनीक बहुत डरावनी है। क्या होगा अगर आप झू किंगफिंग के भ्रमित शब्दों से पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएं? अगर वह आपको आत्महत्या करने के लिए कहता है तो क्या आप वास्तव में आत्महत्या कर लेंगे? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। यह अभी तक इतना अजीब नहीं है, लेकिन यह संभव है कि आप लड़ने की इच्छा खो दें। तुम दोनों भी सावधान रहो। शायद सिर्फ झू किंगफिंग ने ही खोया हुआ शब्द नहीं सीखा है। चिंता मत करो। जियो जुन ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, अब मेरी बारी है। जियो जुन युद्ध के मैदान की ओर उड़ चला। अर्जुन ने शराब का एक छोटा बैग निकाला और कहा, शेन लियांग, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अगर तुम कुछ जानते हो तो तुम्हें शांति से मरना चाहिए। जैसे ही उसने यह बात कही, अर्जुन ने शराब जमीन पर गिरा दी। युआन मिंग ने आह भरते हुए कहा, आपने दर्शकों को नाराज कर दिया है। अर्जुन ने इसकी परवाह नहीं की और कहा, यदि आप उन्हें अपमानित करते हैं तो आप उन्हें अपमानित करेंगे। उनके लिए शाप न देना असंभव है। मैं नहीं जानता कि द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट कितनी दूर तक जाएगा इससे पहले कि उन मूर्ख दर्शकों को यह एहसास हो कि स्थिति अच्छी नहीं है। जिस क्षण मैंने उन्हें हंगामा करते देखा, मेरा दिल गुस्से से भर गया। युद्ध के मैदान पर जियाओ जून का प्रतिद्वंद्वी रात्रि दानव क्षेत्र का एक विशेषज्ञ था। वह विशेषज्ञ स्वर्गीय युआन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और जियाओ जून के बराबर था। नाइट डेमन मार्शल कलाकार ने जियाओ जुन की ओर अपनी मुट्ठियां कसी और कहा, पंग हाय। जियो जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, दोस्त, तुम बहुत बदसूरत लग रहे हो। किसी और कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तुम इतनी बदसूरत हो, मुझे तुम्हें मारना होगा। पेंग हाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या यही आपके हावरान संप्रदाय का शिष्टाचार है? जियो जुन ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाकर कहा, हाँ। बकवास बंद करो। अगर लड़ना है तो लड़ो। हावरान संप्रदाय पर गंदा पानी मत गिराओ। अर्जुन ने गुस्से से शाप दिया। जियाओ जुन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, आपने कहा था कि अगर हावरान संप्रदाय बिगड़ता है तो आप भी हावरान संप्रदाय का विरोध करेंगे। मैंने सोचा था कि अब हावरान संप्रदाय की निंदा करने से मैं ऊंचा और शक्तिशाली दिखूंगा। अर्जुन को केवल यह महसूस हुआ कि जियो जुन के शब्दों से उसके पूरे शरीर की ताकत पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। युआन मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बच्चा वास्तव में निराशाजनक है। बस, पेंग हाई चिल्लाया, भीड़ को प्रभावित करने की कोशिश बंद करो। जल्दी करो और शुरू करो। जियाओ जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने ऊंची आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि आप लोगों ने मुझे बेतरतीब ढंग से मार दिया? आप गलत हैं। मैं इसलिए क्रोधित हूं क्योंकि तुम में रीढ़ की हड्डी नहीं है, क्योंकि तुम। लगता है वह आपसे सीख रहा है, युआन मिंग ने कहा। अर्जुन ने जल्दी से अपना शराब का थैला निकाला और खुद को शांत करने के लिए 2 घूंट शराब अपने मुंह में डाल ली। पेंग हाई नीचे झुका और अपने हाथ जमीन पर रखते हुए चिल्लाया, भूकंप। धमाका। जमीन से अचानक लहरों के छल्ले उभर आए। पेड़ों के नीचे लहरों के छल्ले उभर आए। घास, कुचले हुए पत्थरों के नीचे भी लहरें उभर आईं और यहाँ तक कि जियाओ जून के नीचे भी अजीब सी लहरें उभर आईं। इसके तुरंत बाद, इससे पहले कि जियो जून प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर एक अकथनीय लचीलेपन से हवा में उछल गया। आह आह, चलो किसी को भी बात पूरी नहीं करने देते, जियाओ जून ने चिंतित होकर कहा। जियांग नान ने बहुत कुछ कह दिया है। सुनो, जब मैं कहूँ तो तुम मुझे कहने क्यों नहीं देते? क्या इससे ज्यादा अनुचित कोई बात है? पेंग हाई के पैरों के नीचे भी एक लहर उठी। इस लहर ने उसे तुरंत जियाओ जून के सामने फेंक दिया। जियो जुन का दाहिना हाथ प्रकाश की तलवार में बदल गया और पेंग हाई की ओर बढ़ गया। बिंग जेन। पेंग हाई ने अपनी हथेलियों को भींच लिया और अपने नंगे हाथों से सफ़ेद ब्लेड को पकड़ लिया और उस लाइट सेबर को पकड़ लिया जिसे जियो जुन ने अपनी युआन क्यूई से संघनित किया था। इसके तुरंत बाद लाइट सेबर हवा में पोलैंड के चारों ओर घूम गया और जियो जुन का पूरा शरीर एक धमाके के साथ उछल गया। ये कैसा युद्ध कौशल है! कितना अजीब है! युआन मिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अर्जुन ने कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता।
नाइट डेमन के अधिकांश मार्शल कौशल अकल्पनीय हैं। तुम्हें भी नहीं पता। युआन मिंग बहुत हैरान हुआ। अर्जुन का मार्शल आर्ट का ज्ञान पहले से ही काफ़ी था। खैर, वह कुछ कह नहीं पाया। अर्जुन ने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट के इतिहास में बहुत सारे प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार हुए हैं। उन्होंने तरह तरह की जादुई तकनीकें और मार्शल कौशल गढ़े। क्योंकि किसी को भी ये विरासत में नहीं मिले, इसलिए वे समय के साथ लुप्त हो गए। नाइट डेमन हमेशा से ही साइड डोर मार्शल स्किल की खोज में लगा रहा है। हजारों सालों से यह कभी नहीं रुका।